हेलो एवरीवन, मैं हूं इमरान, एनआईएसएम ट्रेनर। अगर आप एनआईएसएम सीरीज 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि आज हम सॉल्व करेंगे लेटेस्ट सिलेबस 2026 के अकॉर्डिंग मस्ट एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट क्वेश्चन, जिनके थ्रू आप एग्जाम का पैटर्न, कॉन्सेप्ट्स और ट्रिकी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। हर क्वेश्चन के बाद मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि सिर्फ आंसर याद ना रहे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो अपनी नोटबुक और पेन रेडी रखिए और देखते हैं आप 100 में से कितने मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। चलिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। Which of these investor is are exempted from providing PAN details for investment in mutual fund? कौन कौन से इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए पैन डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है? पहला ऑप्शन है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वेयर एनुअल इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड ₹50,000। अगर 50,000 से कम इन्वेस्टमेंट है एक फाइनेंशियल ईयर में तो वहां देने की जरूरत नहीं है, तो ये राइट है। दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टर रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, सिक्किम के रेसिडेंट्स को पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है, ये भी राइट है। तीसरा ऑप्शन है ट्रांजैक्शन अंडर टेकन ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी राइट है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को बिहाफ पे जो ट्रांजेक्शन होता है वहां देने की जरूरत नहीं है। और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। नॉर्मली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए पैन मैंडेटरी होता है, लेकिन कुछ स्पेशल केस में पैन देना जरूरी नहीं होता, जैसे गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन हो, सिक्किम के रेसिडेंट हो, यूएन और इंटरनेशनल एजेंसी जो इंडिया में टैक्स नहीं देते हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट 50,000 पर ईयर म्यूचुअल फंड में कम है तो वहां भी पैन देने की जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि सारा ही ऑप्शन सही है। An investor chooses a mutual fund scheme based on whether his her dash matches with that of the scheme. इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते टाइम किस चीज को मैच करता है स्कीम के साथ? पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट पीरियड, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो इसका राइट आंसर है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक क्लियर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि ग्रोथ, इनकम, सेफ्टी। इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? उसे अपना गोल मैच करना चाहिए स्कीम के ऑब्जेक्टिव के साथ, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। म्यूचुअल फंड हैव टू फॉलो द रेगुलेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट इन। म्यूचुअल फंड को आरबीआई के रूल किस टाइप के इन्वेस्टमेंट में फॉलो करने पड़ते हैं? पहला ऑप्शन है सिक्योरिटीज मार्केट, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड, तीसरा ऑप्शन है मनी मार्केट, चौथा ऑप्शन है कमोडिटी मार्केट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनी मार्केट। मनी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड को कंट्रोल कौन करता है? सेबी कंट्रोल करता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसलिए म्यूचुअल फंड जब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें आरबीआई के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। To become a mutual fund distributor in India, one has to pass an exam which is conducted by mutual fund distributor बनने के लिए जो एग्जाम देना पड़ता है वो कौन कंडक्ट करता है? पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी तो रेगुलेट करता है, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई। तीसरा ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, एनआईएसएम। चौथा ऑप्शन है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है एनआईएसएम। अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो प्रोसेस होता है, पहला स्टेप होता है एनआईएसएम एग्जाम क्लियर करना, और फिर जो दूसरा स्टेप है एमपी में रजिस्ट्रेशन करना, जैसे कि एआरएन, जिससे एआरएन नंबर मिलेगा। तो आप लोगों को ये प्रोसेस याद रखना है कि एनआईएसएम एग्जाम दिलाता है और लाइसेंस एमपी से मिलता है। How often does a mutual fund disclose the information on total expense ratio charged to a mutual fund scheme and where is this published? म्यूचुअल फंड अपना एक्सपेंस रेशियो कितनी बार डिस्क्लोज करता है और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पब्लिश होती है? पहला ऑप्शन है डेली ऑन द म्यूचुअल फंड वेबसाइट, दूसरा ऑप्शन है वीकली ऑन द म्यूचुअल फंड वेबसाइट, तीसरा ऑप्शन है वंस a month in the fund fact sheet, चौथा ऑप्शन है once a year when it makes the mandatory disclosure to SEBI and MP। तो इसका राइट आंसर है डेली ऑन द म्यूचुअल फंड वेबसाइट। टोटल एक्सपेंस रेशियो मतलब टीईआर। टीईआर मतलब म्यूचुअल फंड चलाने का टोटल कॉस्ट एक्सपेंस जो इन्वेस्टर से इनडायरेक्टली चार्ज होता है। एएमसी को डेली बेसिस पर टीआर डिस्क्लोज करना होता है और वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करती है। इन इंडिया द म्यूचुअल फंड आर कंस्टिट्यूटेड एज। इंडिया में म्यूचुअल फंड का लीगल स्ट्रक्चर क्या होता है? पहला ऑप्शन है लिमिटेड कंपनी, दूसरा ऑप्शन है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
तीसरा ऑप्शन है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, चौथा ऑप्शन है ट्रस्ट। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ नंबर वाला ट्रस्ट। इंडिया में म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर होता है ट्रस्ट स्ट्रक्चर। ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंडर गवर्न होता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे गवर्न होता है, कौन से एक्ट के थ्रू गवर्न होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। इन्वेस्टर का पैसा ट्रस्ट के थ्रू मैनेज होता है। एक ट्रस्टी होता है जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। एएमसी फंड मैनेज करती है। इसलिए म्यूचुअल फंड कोई कंपनी या एनजीओ नहीं होता, ये एक लीगल ट्रस्ट स्ट्रक्चर होता है। Suresh sees that his friends are investing in a finance scheme which is promising very high returns. एक पॉन्जी स्कीम में वो इन्वेस्ट कर रहा है, वहां उसको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। ही ऑल्सो ब्लाइंडली इन्वेस्ट इन द सेम स्कीम, वो भी सेम स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहता है। विच बायस इज सुरेश एग्जिबिटिंग, ये कौन सा बायस है? पहला ऑप्शन है हर्ड मेंटेलिटी, दूसरा ऑप्शन है लॉस एवर्जन, तीसरा ऑप्शन है कॉन्फिडेंस बायस, चौथा ऑप्शन है एंकरिंग। तो इसका आंसर है हर्ड मेंटेलिटी। हर्ड मेंटेलिटी का मतलब क्या हो गया? जब लोग बिना सोचे समझे दूसरों को फॉलो करते हैं, उसे हर्ड मेंटेलिटी कहते हैं। जैसे सब लोग एक स्टॉक या स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप भी बिना रिसर्च किए उसी में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन और क्राउड इन्फ्लुएंस से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ड मेंटेलिटी। Which is the first step that a mutual fund distributor should take in building a mutual fund portfolio for his investor? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जब क्लाइंट का पोर्टफोलियो बनाता है तो सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है ही शुड लिस्ट द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड फॉर द इन्वेस्टर टू सिलेक्ट। दूसरा ऑप्शन है ही शुड सेट द फाइनेंशियल गोल ऑफ द इन्वेस्टर। तीसरा ऑप्शन है ही शुड इन्वेस्ट द अमाउंट इन ए लिक्विड फंड एंड सेट द सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान इन गुड इक्विटी फंड्स। चौथा ऑप्शन है ही शुड लिस्ट गुड इक्विटी फंड्स विद द लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो फॉर द इन्वेस्टर टू सिलेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर वाला, ही शुड सेट द फाइनेंशियल गोल ऑफ द इन्वेस्टर। पहले फाइनेंशियल गोल सेट करना होता है। इन्वेस्टमेंट कभी फंड से स्टार्ट नहीं होता, इन्वेस्टमेंट गोल से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल जैसे चाइल्ड एजुकेशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, हाउस बाइंग, ये सब गोल हो गया। जब गोल क्लियर होता है तभी डिसाइड होता है कितना इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम के लिए करना और किस टाइप के फंड में करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ही शुड सेट द फाइनेंशियल गोल ऑफ द इन्वेस्टर। डैश इज ए प्रॉपर बेंचमार्क फॉर अ बैलेंस्ड हाइब्रिड स्कीम। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड के लिए करेक्ट बेंचमार्क कौन सा है? पहला ऑप्शन है क्राइजिल हाइब्रिड 75+25 कंजर्वेटिव इंडेक्स। दूसरा ऑप्शन है क्राइजिल हाइब्रिड 25+75 एग्रेसिव इंडेक्स। तीसरा ऑप्शन है क्राइजिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स। तो यहाँ बैलेंस हाइब्रिड पूछा जा रहा है, हम लोगों को पता है बैलेंस्ड में 50+50 होता है, तो इसीलिए क्राइजिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स इसका राइट आंसर होगा। हाइब्रिड फंड इक्विटी प्लस डेट फंड को हाइब्रिड फंड बोलते हैं। इसमें एग्रेसिव फंड होता है, एग्रेसिव हाइब्रिड होता है जिसमें ज्यादा इक्विटी होता है, 75% इक्विटी होता है और इसका जो इंडेक्स होता है 25+75 एग्रेसिव इंडेक्स। बैलेंस हाइब्रिड फंड में 50% इक्विटी होता है और 50% डेट होता है, तो इसका जो बेंचमार्क होता है 50+50 मॉडरेट इंडेक्स। कंजर्वेटिव फंड में ज्यादा डेट होता है 75% और इसका जो बेंचमार्क होता है 75+25 कंजर्वेटिव इंडेक्स। In which of these cases will the lock-in in a retirement fund be lower than the prescribed 5 years? कौन से केस में रिटायरमेंट फंड का लॉक इन 5 साल से कम हो सकता है? पहला ऑप्शन है when the retirement age is earlier than 5 years from the date of investment। दूसरा ऑप्शन है when the age of the investor at the time of making initial investment is not less than 50 years। तीसरा ऑप्शन है when the target corpus is achieved before 5 years। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है व्हेन द रिटायरमेंट एज इज अर्लियर देन 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटायरमेंट फंड एक ओपन एंडेड सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम होता है जिसमें लॉक इन पीरियड होता है 5 साल या रिटायरमेंट एज तक, जो भी पहले आए विच एवर इज अर्लियर। तो एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि रिटायरमेंट फंड का लॉक इन पीरियड कितना होता है, तो 5 साल होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और ईएलएस फंड का लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स, ये भी याद रखिएगा। ईएलएस फंड लॉक इन पीरियड 3 इयर्स और रिटायरमेंट फॉर लॉक इन ईयर 5 इयर्स। इस स्कीम में पैसा आप 5 साल से पहले या रिटायरमेंट से पहले जो भी पहले हो विड्रॉ नहीं कर सकते। एसेट एलोकेशन मस्ट प्राइमली मैच। एसेट एलोकेशन सबसे पहले किस चीज से मैच होना चाहिए? पहला ऑप्शन है लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट नीड्स,
तीसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल गोल्स, चौथा ऑप्शन है टैक्स सेविंग नीड्स। तो इसका राइट आंसर है फाइनेंशियल गोल्स। एसेट एलोकेशन हमेशा इन्वेस्टर के फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। फाइनेंशियल गोल का मतलब क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन, हाउस परचेस, मैरिज फंड, वेल्थ क्रिएशन। तो इसका राइट आंसर है फाइनेंशियल गोल। If there is a breach of the code of conduct by an intermediary and a second violation by the intermediary is proved, then the registration of the intermediary is dash। अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है और दूसरी बार भी वायलेशन प्रूफ हो जाता है तो उस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन क्या होगा? पहला ऑप्शन है नॉट रिन्यूड, दूसरा ऑप्शन है कैंसल्ड, तीसरा ऑप्शन है सस्पेंडेड, चौथा ऑप्शन है विथहेल्ड। तो इसका राइट आंसर है कैंसल्ड। एम्फी के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक करता है तो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है। पहला स्टेप है एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। एम्फी डिस्ट्रीब्यूटर को लेटर भेजता है और बोलता है 3 वीक्स के अंदर एक्सप्लेनेशन दो। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने वीक्स के अंदर एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है, टाइम पीरियड। तो 3 वीक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप है वार्निंग लेटर। एक्सप्लेनेशन नहीं आता है या एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है तो एम्फी वार्निंग लेटर भेजता है। वार्निंग में लिखा होता है अगर फ्यूचर में फिर वायलेशन हुआ तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तीसरा स्टेप है सेकंड वायलेशन। अगर डिस्ट्रीब्यूटर सेकंड टाइम वायलेशन करता है और प्रूफ हो जाता है तो एमपी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, इसलिए इसका राइट आंसर है कैंसल्ड। What is the maximum number of joint holders allowed per mutual fund application? एक म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन में मैक्सिमम कितने जॉइंट होल्डर्स अलाउड होते हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। तो इसका राइट आंसर है 3। म्यूचुअल फंड रूल्स के अकॉर्डिंग एक एप्लीकेशन में मैक्सिमम 3 होल्डर्स अलाउड होते हैं। फर्स्ट होल्डर जिसे प्राइमरी होल्डर भी बोलते हैं, सेकंड होल्डर और थर्ड होल्डर। फर्स्ट होल्डर जो होता है वो मेन इन्वेस्टर होता है। स्टेटमेंट और कम्युनिकेशन इसी के नाम पर आते हैं। टैक्स लायबिलिटी भी इसी पर होती है। और जो सेकंड और थर्ड होल्डर होता है वो को होल्डर्स होते हैं। इमरजेंसी या डेथ सिचुएशन में ऑनरशिप ट्रांसफर इजी होता है। Which transaction of an open-ended fund is based on the net asset value NAV pricing? ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड में कौन सा ट्रांजैक्शन एनएवी के बेसिस पर होता है? पहला ऑप्शन है परचेस ऑफ यूनिट्स, दूसरा ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ यूनिट्स, तीसरा ऑप्शन है बोथ परचेस एंड रिडक्शन ऑफ यूनिट्स। तो इसका राइट आंसर है बोथ परचेस एंड रिडक्शन ऑफ यूनिट्स। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में दोनों ट्रांजैक्शन एनवी पर होते हैं। पहला परचेस मतलब यूनिट बाय करना, जब इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड खरीदता है यूनिट्स एनवी प्राइस पर मिलती है। जैसे कि एनवी अगर 50 चल रहा है और इन्वेस्टमेंट 5000 किया तो यूनिट्स कितना होगा? 5000 से डिवाइड कर देंगे 50 को तो 100 यूनिट्स निकल जाएगा। और अगर आप सेल कर रहे हैं, यूनिट आप सेल कर रहे हैं, तो जब इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड बेचता है पेमेंट भी एनएवी के बेसिस पर मिलता है। जैसे कि एनएवी 70 रुपीज है, यूनिट 100 है, तो 100 को 70 से इंटू कर देंगे तो आपका टोटल अमाउंट निकल जाए कितना मिलने वाला है। तो सारा कुछ एनएवी के बेसिस पे ही हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर है बोथ परचेस एंड रिडक्शन ऑफ यूनिट्स। The minimum investment limit in equity and equity related instrument of large cap companies for a large cap mutual fund scheme is dash of total assets। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को अपने टोटल एसेट का मिनिमम कितना परसेंट लार्ज कैप कंपनीज इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होता है? पहला ऑप्शन है 70%, दूसरा ऑप्शन है 80%, तीसरा ऑप्शन है 85% और चौथा ऑप्शन है 90%। तो इसका राइट आंसर है 80%। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को अपने टोटल एसेट का मिनिमम 80% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। लार्ज कैप कंपनीज क्या होता है? टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। अगर किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का टोटल एसेट 100 करोड़ है तो मिनिमम 80 करोड़ लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी है, क्योंकि 80% इक्विटी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना होता है। और जो बाकी का 20 करोड़ बचा वो इन्वेस्ट होता है कैश में, डेट में या अदर इक्विटीज में, लाइक मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, इसमें। बट लार्ज कैप फंड है तो 80% लार्ज कैप स्टॉक में ही इन्वेस्ट होगा।
As per SEBI regulation, a mutual fund scheme should have at least dash investor. सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग एक म्यूचुअल फंड स्कीम में मिनिमम कितने इन्वेस्टर होने चाहिए? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 20, चौथा ऑप्शन है 25। तो इसका राइट आंसर है 20। म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए दो मेजर कंडीशन होते हैं। मिनिमम 20 इन्वेस्टर होने चाहिए और दूसरा है कोई भी सिंगल इन्वेस्टर स्कीम के टोटल कॉर्पस का 25% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन से आपको दो क्वेश्चन बन रहा है कि मिनिमम कितने इन्वेस्टर होना चाहिए, तो 20। एक फंड में मैक्सिमम जो कॉर्पस है कितना इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो वो है 25%। तो ये दोनों क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम कॉर्पस कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिंगल इन्वेस्टर मैक्सिमम कॉर्पस में कितना इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर एक स्कीम में मिनिमम जो इन्वेस्टर होते हैं नंबर ऑफ इन्वेस्टर कितने होते हैं, तो 20। तो ये आप लोग अच्छे से याद कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम? किम में कौन सा इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होता है? पहला ऑप्शन है डेट ऑफ इशू, ओपनिंग, इशू क्लोजिंग एंड रीओपनिंग। दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑप्शन है रिस्क प्रोफाइल ऑफ द स्कीम। चौथा ऑप्शन है फंक्शन ऑफ द स्पॉन्सर ट्रस्टी एंड एएमसी। तो इसका राइट आंसर है फंक्शन ऑफ द स्पॉन्सर ट्रस्टी एंड एएमसी। किम में सिर्फ स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, रिस्क प्रोफाइल हो गया, एसेट एलोकेशन, बेंचमार्क, डिविडेंड पॉलिसी, एक्सपेंसेस, स्कीम परफॉर्मेंस। ये सब इन्वेस्टर को स्कीम समझने में हेल्प करता है। डिसीजन इन टैक्टिकल एसेट एलोकेशन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डैश। टैक्टिकल टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में डिसीजन किस बेसिस पर लिया जाता है? पहला ऑप्शन है लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट। दूसरा ऑप्शन है रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर। तीसरा ऑप्शन है इनकम लेवल ऑफ द इन्वेस्टर। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में पोर्टफोलियो एलोकेशन मार्केट के फ्यूचर बिहेवियर को देखकर चेंज किया जाता है। इन्वेस्टर या फंड मैनेजर शॉर्ट टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल के आ जाता है कि टैक्टिकल एसेट एलोकेशन शॉर्ट टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखता है या लॉन्ग टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा शॉर्ट टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखता है। एग्जाम्पल समस्या, नॉर्मल पोर्टफोलियो एलोकेशन है, 60% इक्विटी है, 30% डेट है और 10% गोल्ड है। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि स्टॉक मार्केट जल्दी बढ़ने वाला है तो वो टेम्पररी एलोकेशन चेंज कर सकता है। इक्विटी को बढ़ा देगा, 60 से 75% कर दिया, डेट को कम कर दिया, 30% से 20% कर दिया, क्योंकि इक्विटी मार्केट बढ़ रहा है तो इक्विटी को बढ़ाएगा और बाकी डेट और गोल्ड को कम करेगा। डेट 10% से 5% कर दिया। ये चेंज मार्केट एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर होता है। The expenses on dash cannot be charged to the mutual fund scheme। कौन सा स्कीम, कौन सा एक्सपेंस म्यूचुअल फंड स्कीम पर चार्ज नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन है कस्टोडियन फीस। दूसरा ऑप्शन है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तीसरा ऑप्शन है ट्रस्टी फीस। चौथा ऑप्शन है मार्केटिंग एक्सपेंस। तो इसका राइट आंसर है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी के कुछ कंपनी लेवल एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि ऑफिस फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, बिल्डिंग्स, ऑफिस इक्विपमेंट, इन सब पर डिप्रिसिएशन लगता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड स्कीम के ऑपरेशन का पार्ट नहीं होते, इसलिए इनका एक्सपेंस इन्वेस्टर से चार्ज नहीं किया जा सकता। ये एएमसी के कॉर्पोरेट एक्सपेंस होते हैं। तो इसका राइट आंसर है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। व्हाट इज द रोल ऑफ द कस्टोडियन ऑफ ए म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड में कस्टोडियन का रोल क्या होता है? पहला ऑप्शन है टू इशू स्टेटमेंट ऑफ फंड्स होल्डिंग टू द इन्वेस्टर। दूसरा ऑप्शन है टू एग्जीक्यूट द बाय एंड सेल ऑर्डर्स इन द स्टॉक मार्केट। तीसरा ऑप्शन है टू कीप द सेफ कस्टडी ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। चौथा ऑप्शन है टू इशू अकाउंट स्टेटमेंट टू द म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कस्टोडियन का रोल क्या होता है, ट्रस्टी का रोल क्या होता है, स्पॉन्सर का रोल क्या होता है। तो ट्रस्टी का रोल होता है 3 नंबर वाला, टू कीप द सेफ कस्टडी ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। कस्टोडियन का मेन काम होता है म्यूचुअल फंड के सिक्योरिटीज को सेफ रखना। सिक्योरिटीज का मतलब है शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कस्टोडियन क्या करता है? म्यूचुअल फंड के एसेट्स को सेफ कस्टडी में रखता है, सिक्योरिटीज की डिलीवरी, रिसीव और ट्रांसफर करता है, बाय और सेल ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट हैंडल करता है। Return from a fund is 9% and the risk-free rate is 5%. The standard deviation is 3. Beta is 1.6.
व्हाट विल द न्यूमरेटर फॉर कैलकुलेटिंग द शार्प रेशियो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शार्प रेशियो कैलकुलेट करते टाइम ऊपर वाला पार्ट यानी कि न्यूमरेटर क्या होगा। तो पहले शार्प रेशियो को फॉर्मूला याद रखना होगा। शार्प रेशियो का फॉर्मूला होता है रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। तो यहाँ पे रिटर्न अर्न है 9 और 9 को माइनस करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 3 से। तो ऊपर वाला पूछ रहा तो आ जाएगा 4/3 और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 4, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। ए म्यूचुअल फंड हैज द पॉलिसी ऑफ इम्पोजिंग एन एग्जिट लोड ऑफ 2% फॉर रिडक्शन अप टू 1 ईयर and 1% for reduction beyond 1 year. If an investor redeem 2000 unit at an NAV of rupees 40 at the end of 6 months from the date of investment, what will be reduction amount receivable by the investor? यहाँ पे एक साल से पहले रिडीम करने पे 2% एग्जिट लोड लग रहा है और एक साल के बाद रिडीम करने पर 1%। बट यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2000 यूनिट को रिडीम किया गया है 40 रुपीज पे 6 मंथ में, तो यानी कि 2% एग्जिट लोड लगेगा। तो इसका कैलकुलेशन ये होगा कि यूनिट्स को इनटू कर देंगे एनएवी से तो अमाउंट पता चल जाएगा। अब ये 80,000 अमाउंट पे यूनिट 2000 यूनिट को 40 से इंटू कर दिए यूनिट्स को एनएवी से, तो 80,000 अमाउंट निकल गया। अब उस पर लग रहा है 2% एग्जिट लोड, तो 80,000 का 2% निकल के आ जाएगा 1600 रुपीज। अब इसको 80,000 से माइनस कर देंगे तो टोटल विड्रॉवल अमाउंट जो हो गया वो 78,400 आंसर हो गया। मिस्टर सुरेश इन्वेस्ट रुपीज 30,000 इन एन इक्विटी फंड। द फेस वैल्यू ऑफ दिस स्कीम इज रुपीज 10 एंड एनएवी इज रुपीज 12। द एग्जिट लोड इज 2%। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी अलॉटेड टू मिस्टर सुरेश। तो यहाँ 30,000 इन्वेस्ट किया जा रहा है, एनएवी है 12, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा यूनिट निकल के आ जाएगा। 30,000 अमाउंट को डिवाइड कर दिए एनएवी से तो 2,500 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। मिस प्रिया रिडीम 2000 यूनिट एट एन एनएवी ऑफ रुपीज 13। इफ द एग्जिट लोड इज 1%, व्हाट इज द रिडक्शन वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। 2000 यूनिट्स को वो इन्वेस्ट कर रही है एनएवी 13 रुपीज के एनएवी पे, एग्जिट लोड लग रहा है 1%, तो रिडक्शन वैल्यू क्या होगा। तो यूनिट को इंटू कर देंगे एनएवी से तो 26,000 हमारा अमाउंट निकल के आया। अब उस पर लग रहा है 1% का एग्जिट लोड, तो 26,000 का जब 1% करेंगे तो 260 रुपया। अब 26,000 को 260 से माइनस कर देंगे तो उतना ही यूनिट हमें रिडीम हुआ, यानी 25,740 इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट द एनएवी फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वैल्यू ऑफ स्टॉक 200 करोड़, वैल्यू ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट 25 करोड़, डिविडेंड एक्यूरेट बट नॉट रिसीव्ड 10 करोड़, अमाउंट रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ शेयर्स 5 करोड़, अमाउंट पेएबल ऑन परचेज ऑफ शेयर 10 करोड़, फीस पेएबल रुपीज 1 करोड़, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट 3 करोड़। एनएवी कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे एनएवी जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, जो भी चीज आप रिसीव कर रहे हो उसको प्लस कीजिए और जो भी चीज आप पे कर रहे हैं परचेस कर रहे हैं उसको माइनस कीजिए और डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं। एनएवी इक्वल टू क्या हो गया, वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लस वैल्यू ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट प्लस डिविडेंड एक्यूरेट बट नॉट रिसीव्ड plus amount receivable on sale of shares minus amount payable on purchase of shares minus fees payable divided by number of outstanding unit। तो यहाँ पे आप सबको टोटल करेंगे पहले जो भी आप रिसीव कर रहे हैं और उसको माइनस करेंगे जो भी चीज आप परचेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसको डिवाइड करेंगे 3 करोड़ से, क्योंकि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितना 3 करोड़, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा 76.16। तो ये जो फॉर्मूला है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है। द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ स्कीम इज रुपीज 240 करोड़, डिविडेंड एक्यूरेट बट नॉट रिसीव्ड इज रुपीज 30 करोड़, द एक्सपेंस पेएबल एट आर 10 करोड़, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट इज 120 लाख। व्हाट इज द एनएवी ऑफ द स्कीम। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी एनएवी पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 120 लाख है तो उसको आपको करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टोटल मार्केट वैल्यू दिया हुआ 240 करोड़ और डिविडेंड मिल रहा है कितना 30 करोड़ का, तो दोनों को प्लस करेंगे और जो एक्सपेंस है उससे माइनस कर देंगे तो आपका निकल करके आ जाएगा 260। अब उसको डिवाइड करना यूनिट से, तो यूनिट्स दिया हुआ 120 लाख, उसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1.20 करोड़ यूनिट हो जाएगा। जब डिवाइड कर देंगे तो 216.66 एनवी निकल के आ जाएगा।
मिस श्वेता परचेस थ्रू ए डिस्ट्रीब्यूटर 5,000 यूनिट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम एट ए एनएवी ऑफ रुपीज 30. द करंट एनएवी ऑफ द स्कीम इज रुपीज 28. व्हाट विल द ट्रेल कमीशन फॉर टुडे इफ द ट्रेल कमीशन रेट इज 1% पर एनम. तो इस क्वेश्चन में ट्रेल कमीशन पूछा जा रहा है और ट्रेल कमीशन हमेशा जो होता है वो करंट एनएवी पे निकाला जाता है. तो जो यूनिट्स है 5,000 उसको इंटू कर देंगे एनएवी से, तो हमारा अमाउंट निकल के आ गया. अब जब अमाउंट निकल के आ गया तो ट्रेल कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट वैल्यू, जो कि हम यूनिट्स को एनएवी से इंटू किए तो हमारा करेंट वैल्यू निकल के आ गया 1,40,000. उसको मल्टीप्लाई करते ट्रेल कमीशन. ट्रेल कमीशन हमारा 1% और डिवाइडेड बाय 365, तो आंसर निकल के आ जाएगा 3 रुपीज 83 पैसा. तो ये हमारा आंसर है 3 रुपीज 83 पैसा. द रिटर्न फ्रॉम ए फंड इज रुपीज 9%. स्टैंडर्ड डिवीजन इज 0.75% एंड द बीटा इज 1.4. द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 7%. व्हाट इज द डिनोमिनेटर इन द कैलकुलेशन ऑफ द शार्प रेशियो. पहले वाला क्वेश्चन में न्यूमरेटर पूछा था ऊपर वाला, इस बार क्वेश्चन में पूछ रहा डिनोमिनेटर नीचे वाला. तो हमें पहले फॉर्मूला याद रखना कि शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है. फॉर्मूला होता है रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन. क्वेश्चन में खुद दे दिया है स्टैंडर्ड डिवीजन, तो जब नीचे वाला दे दिया आपका 0.75 तो वही आपका आंसर हो जाएगा 0.75, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर पूछ रहा है. तो जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे वाला होता है. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.75. द मार्केट वैल्यू ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम्स पोर्टफोलियो इज रुपीज 15 करोड़. इट्स करेंट लायबिलिटी आर रुपीज 2 करोड़. द यूनिट कैपिटल इज रुपीज 10 करोड़. फेस वैल्यू इज रुपीज 10 रुपीज पर यूनिट. कैलकुलेट द एनएवी. तो इसमें एनएवी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जो भी आप रिसीव कर रहे हो उसको प्लस करना है और जो भी आपका लाइबिलिटीज है उसको माइनस करना है. मतलब एसेट्स जो होगी आपका टोटल एसेट्स, उसमें से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे. तो टोटल एसेट्स हमारा 15 करोड़ और जो टोटल लाइबिलिटीज है 2 करोड़, तो टोटल निकल के आ गया 13 करोड़. अब इसमें हमें यूनिट से डिवाइड करना, बट यहाँ यूनिट डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है. यूनिट की जगह में क्या दिया हुआ है, यूनिट कैपिटल और फेस वैल्यू. तो यूनिट कैपिटल हमारा है 10 करोड़ और फेस वैल्यू है 10 रुपीज. तो उसको जब डिवाइड कर देंगे तो 1 करोड़ हमारा आउटस्टैंडिंग यूनिट आ गया. आउटस्टैंडिंग यूनिट का फॉर्मूला है यूनिट कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू. तो यहाँ जब डिवाइड किए 10 करोड़ को 10 रुपीज से, तो 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग यूनिट आ गया. तो 13 करोड़ में से 1 करोड़ को डिवाइड कर देंगे तो हमारा एनएवी निकल के आ जाएगा 13 रुपीज. एक कंपनी हैज ए अर्निंग पर शेयर ऑफ रुपीज 5 एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ 30. what will be the market price of the share of this company. तो यहाँ पे जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आपको निकालना है, तो मार्केट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है प्राइस टू अर्निंग इनटू अर्निंग पर शेयर. ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा. तो प्राइस टू अर्निंग है 30 और अर्निंग पर शेयर है 5, तो दोनों को इंटू किए तो 150. तो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ गया 150. ये सब फॉर्मूला है जो फॉर्मूला आपको याद करना है. मोहित नीड रुपीज 2 लाख इन 5 years. The interest rate is 7%. The amount required today to be invested can be calculated by using the formula. तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है. तो ये क्वेश्चन पूरा फॉर्मूला पे ही बेस है. तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यही है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर का पावर एन. एन यहाँ पर ईयर है, नंबर ऑफ ईयर, पर यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका प्रेजेंट वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ, तो फ्यूचर वैल्यू 2 लाख हो गया, 1 प्लस 0.07 का पावर नंबर ऑफ ईयर्स. तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा. द रिस्क फ्री रिटर्न ऑफ ए स्कीम इज 7%. द बीटा इज 1.6 एंड द एक्चुअल रिटर्न अर्न इज 9%. व्हाट इज द ट्रायनर रेशियो ऑफ द स्कीम. तो यहाँ पे ट्रायनर रेशियो पूछा जा रहा है. तो आपको ट्रायनर रेशियो का फॉर्मूला याद रखना होगा कि रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा. तो यहाँ पे रिटर्न अर्न है 9%, रिस्क फ्री रिटर्न है 7%, दोनों को माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 2 और डिवाइडेड बाय कर देंगे बीटा 1.6%, तो आंसर निकल के आ जाएगा 1.25. मिस नीता नीड्स रुपीज 5 लाख इन 3 years फ्रॉम नाउ. द इंटरेस्ट रेट इज 6%. By which formula can we calculate the amount which is required to be invested today to achieve the goal. यहाँ भी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूला से ये आंसर निकल के आ जाएगा. यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू
पूछा जा रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर एन। ये फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। मिस सुरेश इन्वेस्ट ₹2 लाख इन ए म्यूचुअल फंड विथ ए फेस वैल्यू ऑफ ₹10 एंड एनएवी ऑफ ₹50। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी अलॉटेड। तो यहाँ यूनिट्स पूछा जा रहा है। तो यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं एनएवी से, तो यूनिट्स हमारा निकल के आ जाता है। तो 2 लाख को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 50 से, तो यूनिट्स हमारा 4000 यूनिट्स निकल के आ जाए। मिस जानवी इन्वेस्ट ₹2 लाख इन एन इक्विटी फंड। द फेस वैल्यू ऑफ दिस स्कीम इज ₹10 एंड द एनएवी इज ₹40। द एग्जिट लोड इज 1%। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी अलॉटेड टू मिस जानवी। यहाँ भी यूनिट्स पूछा जा रहा, तो यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट डिवाइडेड बाय एनएवी। तो यहाँ पे 2 लाख अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट, और एनएवी है 40 रुपए। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 5000 यूनिट निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5000। मिस्टर एक्स हैज इन्वेस्टेड ₹2 लाख इन ए 370 डे एफएमपी एंड ऑन मैच्योरिटी ही रिसीव ₹2,15,832। व्हाट इज द कैपिटल गेन ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। तो इन्वेस्टेड अमाउंट 2 लाख है और जो हमें पैसा रिटर्न मिला वो 2,15,832 है। दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 15,832 हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट द ट्रायनर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। रिटर्न फ्रॉम ए म्यूचुअल फंड स्कीम इज 7.5%, द बीटा इज 0.62, द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 6%। तो ट्रायनर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न अर्न जो कि 7.5 है, फिर माइनस करेंगे रिस्क फ्री रिटर्न से जो कि 6 है, और डिवाइड कर देंगे बीटा से। तो यहाँ पे आंसर हमारा 2.42 निकल के आ जाएगा। कैलकुलेट द एवरेज होल्डिंग पीरियड इफ द पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इज 50%। तो एवरेज होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। तो 1 को डिवाइड कर देंगे 50%, तो हमारा आंसर 2 निकल के आ जाएगा, यानी कि 2 ईयर्स इसका आंसर है। What is the NAV if the value of stock in a mutual fund scheme is ₹100 crore, value of bond is ₹10 crore, value of money market instrument is ₹25 crore, dividend accrued but not received is 3 crore, and fees payable is ₹5 crore. The number of outstanding unit is 75 लाख। तो ये हम लोग देख चुके हैं कि एनएवी का फॉर्मूला होता है कि जो भी चीज हम लोग को मिल रहा है उसको करेंगे प्लस, और जो भी चीज हमें पे करना पड़ रहा है, परचेस करना पड़ रहा है, फीस पे करना पड़ रहा है, उसको कर देंगे उससे माइनस और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से। तो यहाँ पर 177.33 रुपीज एनएवी निकल के आ जाए। म्यूचुअल फंड स्कीम गिव्स ए रिटर्न ऑफ 10% एंड द बीटा ऑफ दैट स्कीम इज 0.5। द रिस्क फ्री रिटर्न इज 7.5%। व्हाट इज द ट्रायनर रेशियो ऑफ दिस स्कीम। अगेन फिर से ट्रायनर रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो रिटर्न को, दोनों रिटर्न को माइनस करेंगे, पहले रिटर्न अर्न ऑन द स्कीम से माइनस करेंगे रिस्क फ्री रिटर्न को, तो आ जाएगा हमारा 2.5। अब उसको डिवाइड कर देंगे 0.5 से, यानी कि बीटा ऑफ द स्कीम से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5। तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ट्रायनर रेशियो कितना हो जाएगा, 5%। An investor purchased through a distributor 5,000 units of a mutual fund scheme at an NAV of ₹25. The current NAV of the scheme is ₹43. What will be the trial commission for today if the trial commission rate is 1%? तो ट्रायल कमीशन का हम लोग क्या फॉर्मूला देखे थे कि करंट वैल्यू पहले निकालना पड़ता है, फिर उसको जो ट्रायल कमीशन हमें दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 365 कर देंगे। तो करंट वैल्यू कैसे निकलेगा, जो यूनिट्स दिया हुआ है 5000 यूनिट्स को इंटू कर देंगे एनएवी से, तो हमारा करंट वैल्यू निकल के आ जाएगा 2,15,000। अब 2,15,000 को जो हमारा कमीशन रेट है 1% और डिवाइड बाय 365 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ₹5.8904। The NAV of an equity fund is ₹76.45 and the face value is ₹10. An investor invests ₹30,000. How many units will be allotted to him? तो यहाँ पे यूनिट्स पूछ रहा, तो यूनिट्स हम लोग कैसे निकालते हैं, जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है उससे एनएवी को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 30,000 को डिवाइड करेंगे 76.45 से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 392.41 यूनिट। इसका राइट आंसर होगा। रिटर्न फ्रॉम ए फंड इज 11.5% एंड द रिस्क फ्री रेट इज 7%। द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 3 and beta is 1.9. What will be the denominator for calculating the Sharpe ratio? तो Sharpe ratio में बीटा का कहीं कोई काम नहीं होता है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर पूछा जा रहा, मतलब कि नीचे वाला पार्ट क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो Sharpe ratio का फॉर्मूला याद रखना है
शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिवीजन 3 दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डिवीजन नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। हु मैनेजेस द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन ए म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का पैसा कौन मैनेज करता है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन लेता है? पहला ऑप्शन है द इन्वेस्टर्स, दूसरा ऑप्शन है द ट्रस्टी, तीसरा ऑप्शन है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, चौथा ऑप्शन है द स्पॉन्सर। तो इसका राइट आंसर है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर में एएमसी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एएमसी के पास फंड मैनेजर और रिसर्च टीम होती है जो डिसाइड करता है कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बॉन्ड खरीदना है, कब बाय सेल करना है, पोर्टफोलियो का एलोकेशन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी। Identify which among the following is the first step in the sequence of creating a mutual fund product. म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट लॉन्च करने के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पहला ऑप्शन है लॉन्चिंग द न्यू फंड ऑफर एनएफओ, दूसरा ऑप्शन है फिलिंग ऑफ स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट विद सेबी फॉर ऑब्जर्वेशन, तीसरा ऑप्शन है लॉन्च ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन कैंपेन बाय एएमसी, चौथा ऑप्शन है अप्रूवल ऑफ ट्रस्टी एंड एएमसी बोर्ड फॉर द न्यू प्रोडक्ट एंड ड्राफ्टिंग ऑफ सिड। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ नंबर वाला, अप्रूवल फॉर ट्रस्टी एंड एएमसी बोर्ड फॉर द न्यू प्रोडक्ट एंड ड्राफ्टिंग ऑफ सिड। म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करने से पहले एक प्रॉपर अप्रूवल प्रोसेस होता है, जिसमें जो पहला स्टेप होता है वो ट्रस्टी और एएमसी का अप्रूवल होता है। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला प्रोसेस क्या है। सेकंड प्रोसेस है सीड प्रिपरेशन, फिर उसके बाद सेबी फिलिंग एडवर्टाइजिंग और लास्ट में एनएफओ लॉन्च होता है। द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ एन डैश इज टू सीक कैपिटल एप्रिसिएशन। कौन सा म्यूचुअल फंड कैपिटल एप्रिसिएशन यानी वेल्थ ग्रोथ के ऑब्जेक्ट से इन्वेस्ट करता है? तो पहला ऑप्शन है ग्रोथ फंड, दूसरा ऑप्शन है इनकम फंड, तीसरा ऑप्शन है आर्बिट्राज फंड, चौथा ऑप्शन है लिक्विड फंड। तो इसका राइट आंसर है ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड का मेन ऑब्जेक्ट होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। ग्रोथ फंड क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, हाई रिटर्न पोटेंशियल होता है, इसमें हाई मार्केट रिस्क भी होता है क्योंकि जब हाई रिटर्न है तो रिस्क भी हाई होगा, और इसमें डिविडेंड फोकस नहीं होता, इसीलिए ग्रोथ पे ज्यादा फोकस रहता है। तो इसका राइट आंसर है ग्रोथ फंड। फॉर यूनिट्स ऑफ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ईएलएसएस द लॉक इन पीरियड इज डैश। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के यूनिट्स के लिए लॉक इन पीरियड कितने टाइम का होता है? पहला ऑप्शन है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इवन इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट परचेज बाय एसआईपी, दूसरा ऑप्शन है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच इंडिविजुअल यूनिट्स फॉर परचेज मेड बाय एसआईपी, तीसरा ऑप्शन है देयर इज नो लॉक इन पीरियड इफ टैक्स एग्जम्पशन इज क्लेम्ड। तो इसका राइट आंसर है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच इंडिविजुअल यूनिट फॉर परचेज मेड बाय एसआईपी। ईएलएसएस एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होता है जिसमें सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन मिलता है। इसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 years का। ये याद रखना, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एलएसएस में लॉक इन पीरियड 3 years का होता है। अगर एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं तो हर एसआईपी इंस्टॉलमेंट के अलग 3 years लॉक इन होता है। तो अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं एलएसएस फंड में, तो अगर मान लेते हैं कि 2021 का आप जनवरी में इन्वेस्ट किए, एक एसआईपी जनवरी में लगा, फिर दूसरा एसआईपी फरवरी में लगा, तो जो जनवरी में आप जो खरीदे जितना यूनिट मिला वो आप रिडीम कब कर पाएंगे? 3 साल बाद। और फरवरी के लिए फिर अलग से 3 साल, फिर मार्च के लिए अलग से 3 साल। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच इंडिविजुअल यूनिट फॉर परचेज मेड बाय एसआईपी। In the usual course of events, a fund manager will have to provide the maximum liquid assets for normal situation में एक फंड मैनेजर को सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट्स किसके लिए मेंटेन करना पड़ता है? पहला ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ, दूसरा ऑप्शन इक्विटी ईटीएफ, तीसरा ऑप्शन है क्लोज एंडेड फंड, चौथा ऑप्शन है ओपन एंडेड फंड। तो इसका राइट आंसर है ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड में इन्वेस्टर कभी भी यूनिट्स बाय या रिडीम कर सकते हैं डायरेक्टली एएमसी से, इसलिए फंड मैनेजर को रिडक्शन के लिए कैश या लिक्विड एसेट्स रेडी रखना पड़ता है। इसी वजह से मैक्सिमम लिक्विड मेंटेन करनी पड़ती है। अगर बहुत सारे इन्वेस्टर एक ही दिन रिडक्शन कर देते हैं तो फंड मैनेजर को इमीडिएटली पैसा देना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ओपन एंडेड फंड। The dash is used by the fund manager to communicate their views on the economy and the markets of to the investor. फंड मैनेजर अपनी इकोनॉमी और मार्केट के व्यूज इन्वेस्टर तक पहुंचाने के लिए क्या यूज करती है? इसका पहला ऑप्शन है की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन है स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, चौथा ऑप्शन है फंड फैक्टर। तो आप लोगों को याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में
कम्युनिकेट देयर व्यूज इकोनॉमी पे या मार्केट पे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फंड फैक्ट शीट। फंड फैक्ट शीट एक मंथली रिपोर्ट होता है जो एएमसी पब्लिश करती है। ये भी पूछ दिया जाता है कि फंड फैक्ट शीट कितने ड्यूरेशन में पब्लिश होता है एग्जाम में, तो वो आपको याद रखना मंथली। फंड फैक्ट शीट में क्या क्या होता है, फंड का ऑब्जेक्टिव होता है, पोर्टफोलियो होल्डिंग होता है, कौन से स्टॉक में है, बॉन्ड्स में है, कौन से सेक्टर में है, फंड परफॉर्मेंस होता है, एसेट एलोकेशन, रिस्क मेजर, फंड मैनेजर, कमेंट्री। कमेंट्री में ही आ जाता है आपका इकोनॉमी एंड मार्केट व्यू। तो इकोनॉमी एंड मार्केट व्यू किसमें होता है, फंड फैक्ट शीट में होता है। What is the disadvantage of company fixed deposit when compared to bank fixed deposit? बैंक फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में कंपनी फिक्स डिपॉजिट का डिसएडवांटेज क्या होता है? पहला ऑप्शन है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा ऑप्शन है लोअर सेफ्टी, तीसरा ऑप्शन है हाईली वॉलेटाइल, चौथा ऑप्शन है डिफिकल्ट टू लिक्विडेट। तो इसका राइट आंसर है लोअर सेफ्टी, क्योंकि कंपनी फिक्स डिपॉजिट क्या हो गया, कॉर्पोरेट एफडी। अब बैंक एफडी से वो इसीलिए वो बैंक एफडी से ज्यादा रिस्की होता है। कंपनी एफडी जो होता है वो प्राइवेट कंपनी इशू करती है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए तो वो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पे नहीं करती, जिसे डिफॉल्ट रिस्क या फिर क्रेडिट रिस्क भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर लोअर सेफ्टी। द इक्विटी शेयर प्राइस ऑफ गोल्ड माइनिंग कंपनीज कैन डिपेंड ऑन। गोल्ड माइनिंग कंपनी के इक्विटी शेयर प्राइस किस चीज पर डिपेंड करते हैं? पहला ऑप्शन है द गोल्ड रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, दूसरा ऑप्शन है द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तीसरा आंसर है इंटरनेशनल प्राइस ऑफ गोल्ड। तो ये तीनों चीजों पे गोल्ड का प्राइस डिपेंड करता है, तो इसीलिए इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव 1 2 एंड 3। गोल्ड रिजर्व ऑफ द कंपनी में क्या हो गया, अगर कंपनी के पास ज्यादा गोल्ड रिजर्व है तो फ्यूचर प्रोडक्शन और प्रॉफिट का पोटेंशियल ज्यादा होता है, इससे शेयर प्राइस इंक्रीज हो सकता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट क्या होता है, अगर कंपनी एफिशिएंटली माइनिंग कर रही है और मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो कॉस्ट कम और प्रॉफिट ज्यादा होता है। पुअर मैनेजमेंट होने पर शेयर प्राइस गिर सकता है और अच्छा मैनेजमेंट होने पर शेयर प्राइस ऊपर जाता है। तो शेयर प्राइस जो स्टॉक है गोल्ड का प्राइस इस पर भी डिपेंड कर रहा है। तीसरा इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस, गोल्ड माइनिंग कंपनी के रेवेन्यू डायरेक्टली गोल्ड प्राइस से लिंक्ड होते हैं। गोल्ड प्राइस इंक्रीज करता तो इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, शेयर प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब चीज पे गोल्ड का प्राइस डिपेंड करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल 1 2 एंड 3। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेबी कंप्लेंट रेड्रेस सिस्टम स्कोर। सेबी कंप्लेंट रेड्रेस सिस्टम स्कोर्स के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला ऑप्शन है स्कोर्स इनेबल्स द मार्केट इंटरमीडियरीज एंड लिस्टेड कंपनीज टू रिसीव कंप्लेंट फ्रॉम इन्वेस्टर, redress such complaints and report redressal। दूसरा ऑप्शन है स्कोर इज अ वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड ग्रीवांस रेड्रेस सिस्टम। तीसरा ऑप्शन है स्कोर्स इज कंप्लीटली ऑनलाइन सो एन इन्वेस्टर कैन नॉट लॉज ए फिजिकल कंप्लेन। ऐसा तो नहीं होता, वो फिजिकल कंप्लेन भी कर सकता है बट सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता, फिजिकल को ही फिर ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्कोर एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहां इन्वेस्टर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिस्टम ऑनलाइन है पर फिजिकल कंप्लेन भी सबमिट की जा सकती है। इन्वेस्टर सेबी ऑफिस या इंटरमीडियरी को फिजिकल कंप्लेन देता है, कंप्लेन स्कैन की जाती है, उसके बाद स्कोर पोर्टल पर अपलोड करके प्रोसेस किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कोर इज कंप्लीटली ऑनलाइन सो एन इन्वेस्टर कैन नॉट लॉज ए फिजिकल कंप्लेन। ये स्टेटमेंट फॉल्स है और क्वेश्चन में फॉल्स ही पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए न्यू फंड ऑफर। एनएफओ से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? A closed-ended mutual fund NFO will have a NFO opening date, NFO closing date and a scheme reopening date। तो हम लोग पढ़े हैं कि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में NFO ओपनिंग डेट तो होता है, क्लोजिंग डेट भी होता है बट स्कीम रीओपनिंग डेट नहीं होता है। दूसरा है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड एनएफओ विल हैव एनएफओ ओपनिंग डेट, हाँ ठीक है, एनएफओ क्लोजिंग डेट भी होता है और स्कीम री ओपनिंग डेट भी होता है। तो इसमें फॉल्स कौन सा हो जाएगा? ओनली वन इज फॉल्स। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है? क्लोज एंडेड फंड एनएफओ पीरियड में ही यूनिट इशू करते हैं, एनएफओ के बाद स्कीम रीओपन नहीं होती, इन्वेस्टर बाद में स्टॉक एक्सचेंज पर यूनिट बाय सेल करते हैं, एएमसी से डायरेक्ट नहीं, इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है? एनएफओ ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट होती है, एनएफओ क्लोज होने के बाद स्कीम रीओपन हो जाती है, इन्वेस्टर एएमसी से एनबी पर बाय सेल कर सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। एन एडेंडम हैज टू बी इशूड फॉर चेंजेस इन
एडेंडम किस डॉक्यूमेंट में चेंज होने पर इशू किया जाता है? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है हाफ ईयरली रिजल्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड, तीसरा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, एसआईडी, सीड। अगर सीड में कोई चेंजेस होता है तो एएमसी को एडेंडम इशू करना पड़ता है, एएमसी वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, सीड। विच ऑफ दिस फंड विल जनरली हैव ए हायर फंड मैनेजमेंट कॉस्ट? कौन सा फंड जनरली सबसे ज्यादा फंड मैनेजमेंट कॉस्ट चार्ज करता है? पहला ऑप्शन है डेट फंड, दूसरा ऑप्शन है पैसिव इक्विटी फंड, तीसरा ऑप्शन है एक्टिव इक्विटी फंड और चौथा ऑप्शन इक्विटी इंडेक्स फंड। तो तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे तो एक्टिव इक्विटी फंड, मतलब इस फंड को मैनेज करने के लिए फंड को ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है, जिसके कारण इसका मैनेजमेंट कॉस्ट हाई होता है। तो इसका राइट आंसर है एक्टिव इक्विटी फंड। एक्टिव इक्विटी फंड में फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, कंपनीज का रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, स्टॉक बाय और सेल करना, पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना। इस वजह से जो रिसर्च कॉस्ट होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कॉस्ट सब ज्यादा होता है, इसलिए एक्टिव इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो जनरली ज्यादा होता है। Which of these information is not contained in the scheme information document SID? SID में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती? पहला ऑप्शन है नेम ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम्स पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, तीसरा ऑप्शन है रिस्क फैक्टर ऑफ द स्कीम, चौथा ऑप्शन है पोर्टफोलियो फीचर्स। तो इसका राइट आंसर है नेम ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम्स पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक या बॉन्ड्स है, ये इंफॉर्मेशन सीड में नहीं होती, ये इंफॉर्मेशन मिलती है फंड फैक्ट शीट में, क्योंकि पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए उसे सीड में फिक्स नहीं किया जाता और सीड इशू होता है एवरी 6 मंथ। दैट्स व्हाई उसको सीड में नहीं डाला जाता, उसको फंड फैक्ट शीट में, फंड फैक्ट शीट मंथली बेसिस पर इशू किया जाता है। बट ये कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं, ये वॉलेंट्री डॉक्यूमेंट है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया जाता है। Identify the false statement with respect to benchmark for mutual fund scheme. म्यूचुअल फंड बेंचमार्क के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला ऑप्शन ए मल्टी कैप फंड कैन हैव ए निफ्टी 500 इंडेक्स एट इट्स बेंचमार्क, दूसरा ऑप्शन है ए मल्टी कैप फंड कैन हैव ए बीएसई सेंसेक्स एट इट्स बेंचमार्क। तो only A is false, only B is false, both A and B are false and none of the above। तो इसका राइट आंसर only B is false। आइए इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। निफ्टी 500 मतलब लार्ज कैप भी है, उसमें मिड कैप भी है और स्मॉल कैप स्टॉक भी है। मल्टी कैप फंड इन्वेस्ट करता है किसमें? लार्ज कैप में भी करता है, मिड कैप में भी करता है, स्मॉल कैप में भी करता है, इसलिए निफ्टी 500 एक परफेक्ट बेंचमार्क है मल्टी कैप फंड के लिए, इसलिए स्टेटमेंट ए सही है। और यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा फॉल्स है। अब दूसरा ऑप्शन है बीएसई सेंसेक्स में सिर्फ 30 लार्ज कैप कंपनीज होती है, सिर्फ लार्ज कैप एक्सपोजर मिड स्मॉल कैप कवर नहीं करता, लेकिन मल्टी कैप फंड में लार्ज भी होता है, मिड भी होता है, स्मॉल कैप होते हैं, इसलिए सेंसेक्स मल्टी कैप के लिए सुटेबल बेंचमार्क नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट बी जो है वो गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ओनली बी इज फॉल्स। Diversified equity funds are less risky compared to thematic funds in term of desk risk। पहला ऑप्शन है ड्यूरेशन, दूसरा ऑप्शन है साइज, तीसरा ऑप्शन है कंसंट्रेशन, चौथा ऑप्शन है स्टाइल। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो होता है वो थीमेटिक फंड के कंपैरिजन में किस टाइप के रिस्क कम रिस्की होते हैं, किस टाइप के रिस्क में कम रिस्की होते हैं। तो इसका राइट आंसर है कंसंट्रेशन। थीमेटिक फंड क्या हो गया, ये सिर्फ एक ही थीम या सेक्टर पर फोकस करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, आईटी, इसलिए इसका इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेटेड होता है। और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो होता है ये अलग अलग सेक्टर, बैंकिंग, आईटी, एफएमजीसी, फार्मा में इन्वेस्ट करता है, इसलिए इसका रिस्क स्प्रेड हो जाता है, डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो मतलब थीमेटिक फंड में कंसंट्रेशन रिस्क ज्यादा होता है और डाइवर्सिफाइड फंड में कंसंट्रेशन रिस्क कम होता है। तो इसका राइट आंसर है कंसंट्रेशन। When does the market price of closed-end mutual fund scheme coverage with the NAV price? Closed-ended mutual fund का मार्केट प्राइस कब NAV के बराबर होता है? पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग द न्यू फंड ऑफर, दूसरा ऑप्शन है बिफोर द न्यू फंड ऑफर, तीसरा ऑप्शन है टुवर्ड्स मैच्योरिटी, चौथा ऑप्शन है इट नेवर कवरेजेस। तो इसका राइट आंसर है टुवर्ड्स मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आते ही प्राइस और NAV मिल जाते हैं। जब फंड मैच्योरिटी के पास आता है इन्वेस्टर को पता होता है कि मैच्योरिटी पर एनएवी के हिसाब से पैसा मिलेगा,
मार्केट प्राइस धीरे धीरे एनएवी के पास आने लगता है, डिफरेंस कम हो जाता है, इंड में मार्केट प्राइस इक्वल हो जाता है एनएवी के। जैसे कि एनएवी 100 रुपीज और मार्केट प्राइस 90 रुपीज है, जैसे ही मैच्योरिटी पास आएगी तो वो मार्केट प्राइस 90 से 95 हो जाएगा, फिर 98, और जो उसका एनएवी 100 के इक्वल हो जाएगा जैसे मैच्योरिटी आएगा। तो फाइनली इक्वल हो जाता है दोनों मैच्योरिटी के टाइम पे। The net asset value of a segregated portfolio has to be declared on segregated portfolio का एनएवी कितनी फ्रीक्वेंसी पर डिक्लेयर किया जाता है। पहला ऑप्शन है डेली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट, दूसरा ऑप्शन है वीकली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट, तीसरा ऑप्शन है मंथली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट, और चौथा ऑप्शन है एनएवी नीड टू बी डिक्लेयर्ड। तो इसका राइट आंसर है डेली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्या होता है? जब डेट फंड में क्रेडिट इवेंट होता है, जैसे कंपनी डिफॉल्ट कर जाए, तो उसे रिस्की एसेट को अलग कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का एनएवी डेली बेसिस पर डिक्लेयर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है डेली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट। Dash is not included in the fundamental attributes of a mutual fund scheme. म्यूचुअल फंड के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती? पहला ऑप्शन है एग्जिट लोड, दूसरा ऑप्शन है लिक्विडिटी प्रोविजन सच एज लिस्टिंग रीपर्चेस रिडक्शन, तीसरा ऑप्शन है एग्रीगेटेड फीस एंड एक्सपेंस चार्ज टू द स्कीम, चौथा ऑप्शन है एनी सेफ्टी नेट और गारंटी प्रोवाइडेड। तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड्स। फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये वो कोर फीचर्स होते हैं जो स्कीम को डिफाइन करते हैं। सेबी के अकॉर्डिंग फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में आता क्या क्या है? स्कीम के टाइप, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, लिक्विडिटी मतलब कि रिडक्शन और लिस्टिंग, फीस एंड एक्सपेंसेस, सेफ्टी नेट एंड गारंटी। तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में नहीं आते हैं। What is the purpose of credit enhancement in case of securitized transaction? Securitization transaction में क्रेडिट इनहेंसमेंट का पर्पस क्या होता है? पहला ऑप्शन है पेमेंट ऑफ हायर कूपन, दूसरा ऑप्शन है जनरेटिंग कैपिटल गेन, तीसरा ऑप्शन है हायर क्रेडिट वर्थनेस। तो इसका राइट आंसर है हायर क्रेडिट वर्थनेस। क्रेडिट इनहेंसमेंट क्या होता है? जब लोन या एसेट्स को सिक्योरिटाइज किया जाता है, मतलब बंडल बनाकर इन्वेस्टर को दिया जाता है, तो उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ मेथड यूज किए जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेडिट इनहेंसमेंट। इसका मेन पर्पस होता है रिस्क कम करना, डिफॉल्ट का रिस्क रिड्यूस करना, रेटिंग इंप्रूव करना, मतलब इन्वेस्टमेंट को ज्यादा सेफ और रिलायबल बनाना। अगर किसी लोन पूल की रेटिंग है ट्रिपल बी, तो क्रेडिट इनहेंसमेंट के बाद वो ए हो सकता है या फिर डबल ए में कन्वर्ट हो सकता है। इससे इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है हायर क्रेडिट वर्थनेस। When is the scheme information document updated? स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंटली कब अपडेट होता है? पहला ऑप्शन है एवरी ईयर, दूसरा ऑप्शन है एवरी मंथ, तीसरा ऑप्शन है एवरी 2 ईयर, चौथा ऑप्शन है एवरी 6 मंथ। तो इसका राइट आंसर है एवरी 6 मंथ। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को हर 6 महीने यानी कि हाफ ईयरली अपडेट करना होता है, सितंबर एंड तक या फिर मार्च एंड तक, मतलब साल में 2 बार, ईयरली 2 बार अपडेट किया जाता है। विच ऑफ दिस इज ए पैसिव फंड? इनमें से कौन सा फंड पैसिव फंड है? पहला ऑप्शन है गोल्ड सेक्टर फंड, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड माइनिंग कंपनीज फंड, तीसरा ऑप्शन है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, चौथा ऑप्शन है गिल्ड फंड। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है ईटीएफ, वो पैसिव फंड होता है। तो इसमें ईटीएफ कौन सा? गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड ईटीएफ। तो इसका राइट आंसर है ओनली सी। पैसिव फंड क्या होता है? इंडेक्स को कॉपी करता है पैसिव फंड। फंड मैनेजर एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन नहीं करता, रिटर्न बेंचमार्क के इक्वल रहता है, जैसे कि निफ्टी इंडेक्स हो गया, ईटीएफ हो गया। गोल्ड ईटीएफ डायरेक्टली गोल्ड प्राइस को ट्रैक करता है, ये इंडेक्स को फॉलो करता है, इसलिए ये पैसिव फंड होता है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला स्टेटमेंट है इट इज मैंडेटरी फॉर द एएमसी टू डिस्क्लोज द वैल्यूएशन पॉलिसी। तो मैंडेटरी है वैल्यूएशन पॉलिसी को डिस्क्लोज करना। दूसरा ऑप्शन है द एएमसी इज नॉट अकाउंटेबल फॉर पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग इनकरेक्ट वैल्यूएशन। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है और ऑप्शन ए जो है वो ट्रू है। तो इसमें से ओनली ए इज ट्रू, राइट आंसर होगा।
एएमसी को अपनी वैल्यूएशन पॉलिसी और प्रोसीजर डिस्क्लोज करने होते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में और एएमसी की वेबसाइट पर। इसका पर्पस होता है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, ताकि इन्वेस्टर को पता हो कि वैल्यूएशन कैसे की जा रही है। चाहे डिस्क्लोजर किया हो या नहीं, वैल्यूएशन की ट्रू और फेयर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और करेक्ट एनएवी कैलकुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एएमसी की होती है। Which of these expenses can be charged to a mutual fund scheme by the AMC? AMC कौन सा खर्चा इन्वेस्टर के फंड से ले सकता है? पहला ऑप्शन रेंट फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द म्यूचुअल फंड, ये तो नहीं ले सकता। दूसरा ऑप्शन है सैलरीज ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट टीम, सैलरी भी नहीं ले सकता वो। तीसरा ऑप्शन है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द एएमसी, ये भी नहीं ले सकता। चौथा ऑप्शन है फीस ऑफ कस्टोडियन एंड फंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो राइट आंसर है फीस ऑफ कस्टोडियंस एंड फंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एएमसी कुछ एक्सपेंस म्यूचुअल फंड स्कीम पर चार्ज कर सकती है, लेकिन सिर्फ वही जो डायरेक्टली फंड के मैनेजमेंट और ऑपरेशन से रिलेटेड हो। जो अलाउड एक्सपेंसेस है, कस्टोडियन फीस है क्योंकि एसेट को सेफ रखने के लिए लिया जाता है। फंड एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है जो ऑपरेशन और कंप्लायंस मैनेज करने के लिए लिया जाता है। जो नॉट अलाउड एक्सपेंसेस है, मतलब एएमसी खुद बियर करेगी, वो है रजिस्टर्ड ऑफिस का रेंट, फंड मैनेजमेंट टीम की सैलरी, एएमसी के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। If an investor has to change his default account, he has to do it with। अगर इन्वेस्टर अपना डिफॉल्ट बैंक अकाउंट चेंज करना चाहता है तो वो कैसे करेगा? पहला ऑप्शन है द केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, दूसरा ऑप्शन है एमफी, तीसरा ऑप्शन है आइदर केआरए और एमफी, चौथा ऑप्शन है द म्यूचुअल फंड एएमसी डायरेक्टली। तो इसका राइट आंसर है द म्यूचुअल फंड एएमसी डायरेक्टली। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ये फैसिलिटी देते हैं कि वो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रजिस्टर कर सकते हैं ताकि रिडम्पशन, डिविडेंड और दूसरे पे आउट्स इजिली रिसीव हो सके। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर मैक्सिमम 5 अकाउंट्स रजिस्टर कर सकता है। इनमें से एक अकाउंट को डिफॉल्ट अकाउंट डिजिग्नेट किया जाता है। जब तक इन्वेस्टर अलग से स्पेसिफाई ना करे, सारे पेमेंट इसी डिफॉल्ट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। इन्वेस्टर कभी भी डिफॉल्ट बैंक अकाउंट चेंज कर सकता है, इसके लिए एएमसी को इंस्ट्रक्शन देना होता है। Which tax is payable on the reduction of units of equity oriented fund? जब आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स रिडीम करते हो तब कौन सा टैक्स लगता है? पहला ऑप्शन है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, दूसरा ऑप्शन है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तीसरा ऑप्शन है वेल्थ टैक्स, चौथा ऑप्शन है अल्टरनेट डिविडेंड टैक्स। तो जब भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। आपको ये याद रखना है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड पे लगता है, ना कि डेट म्यूचुअल फंड पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी कि एसटीटी। इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिडक्शन स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन जैसा ट्रीट होता है, इसलिए एसटीटी चार्ज होता है। एसटीटी ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता है, इन्वेस्टर को अलग से पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड फंड पर लगता है। तो एग्जाम में ये भी पूछ देता ट्रू और फॉल्स में कि क्या डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी लगता है, तो वहां पे राइट आंसर हो जाएगा नो, डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी नहीं लगता, एसटीटी सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगता है। What is the goal-based approach to financial planning focused on? Goal-based financial planning का main focus क्या होता है? पहला ऑप्शन है to generate a limited amount of money, दूसरा ऑप्शन है an investment plan which is focused on a specific goal, तीसरा ऑप्शन है an investment plan with a specific risk profile, चौथा ऑप्शन है a specific option of investment। तो इसका राइट आंसर है एन इन्वेस्टमेंट प्लान विच इज फोकस्ड ऑन ए स्पेसिफिक गोल। गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग में ये अप्रोच किसी स्पेसिफिक गोल के लिए प्लानिंग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि चाइल्ड की हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट, हर गोल के लिए सेपरेट इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया जाता है। कंप्रहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हो गया? इस अप्रोच में एक पर्सन के सारे फाइनेंशियल गोल को एक साथ कंसिडर किया जाता है, जैसे रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, हाउस, इमरजेंसी फंड, सबको एक साथ मिला करके उसी में ट्रीट किया जाता है। फिर उन सब के हिसाब से ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग ए मॉडल पोर्टफोलियो इज, मॉडल पोर्टफोलियो बनाने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पहला ऑप्शन है डिसाइडिंग द साइज ऑफ पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम, तीसरा ऑप्शन है सेटिंग ऑफ गोल्स, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है सेटिंग ऑफ
गोल्स। स्टेप फॉर डेवलपिंग ए मॉडल पोर्टफोलियो, 4 स्टेप होता है। पहला स्टेप है इन्वेस्टर के गोल समझना, जैसे कि सबसे पहले इन्वेस्टर की नीड्स और फाइनेंशियल गोल आइडेंटिफाई करना जरूरी है, जैसे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रिटायरमेंट, एजुकेशन। फाइनेंशियल प्रोडक्ट को समझना, अलग अलग प्रोडक्ट्स के रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी, मैच्योरिटी समझना। जो तीसरा इंपॉर्टेंट है एसेट एलोकेशन डिसाइड करना, इन्वेस्टर के गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डिफरेंट एसेट का राइट मिक्स डिसाइड करना, इसको ही टेक्निकल लैंग्वेज में एसेट एलोकेशन कहते हैं। चौथा है सुटेबल म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना, फर्स्ट स्टेप में हर एसेट कैटेगरी के अंडर बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेटिंग ऑफ गोल्स। Which type of funds investment objective could be to achieve growth by investing in equity and equity related instruments balanced with income generation by investing in debt and money market instrument। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा फंड ऐसा होता है जो इक्विटी से ग्रोथ देता है और डेट से इनकम देता है। तो पहला ऑप्शन है आर्बिट्राज फंड, दूसरा ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, तीसरा ऑप्शन है इक्विटी फंड और चौथा ऑप्शन है बैलेंस्ड फंड। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड फंड इन्वेस्टर को एक ही पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट दोनों का एक्सपोजर देता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है इक्विटी से ग्रोथ यानी कि कैपिटल एप्रिसिएशन, और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है डेट से इनकम और स्टेबिलिटी, मतलब रेगुलर इनकम और लो वॉलेटिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस्ड फंड। When a mutual fund scheme makes profit or losses, those profits and losses belong to। अगर म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो किसका होता है? पहला ऑप्शन है द एएमसी, दूसरा ऑप्शन द ट्रस्टी, तीसरा ऑप्शन द फंड मैनेजर, चौथा ऑप्शन द इन्वेस्टर। तो म्यूचुअल फंड में अगर प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो पैसा तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का ही होता है, तो प्रॉफिट भी होगा तो इन्वेस्टर का ही होगा, लॉस भी होगा तो इन्वेस्टर का ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द इन्वेस्टर। The investor enjoy the profit as well as bear the losses of his investment in mutual fund। जैसे कि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, अगर वैल्यू बढ़कर 1,20,000 हो गया तो जो 20,000 प्रॉफिट हुआ किसका हुआ? इन्वेस्टर का हुआ। और अगर वैल्यू 1 लाख से 90,000 आ गया तो जो 10,000 लॉस हुआ वो भी किसका हुआ? इन्वेस्टर का हुआ। तो म्यूचुअल फंड में पैसा भी इन्वेस्टर का होता है और प्रॉफिट लॉस भी इन्वेस्टर का होता है। डैश इज आर इंक्लूडेड इन द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। किम में क्या क्या इंक्लूड होता है? पहला ऑप्शन है नेम ऑफ द फंड मैनेजर ट्रस्टी, दूसरा ऑप्शन है परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम्स, तीसरा ऑप्शन है एसेट एलोकेशन प्लान, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो ये तीनों होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। किम, सिड और साइन का शॉर्ट समरी होता है। किम में क्या क्या होता है? एएमसी के बारे में होता है, म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी, फंड मैनेजर और स्कीम का नाम होता है। इशू डेट होता है, ओपनिंग, क्लोजिंग, रीओपनिंग, फॉर सेल एंड रीपर्चेस। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, एसेट एलोकेशन पैटर्न होता है, रिस्क प्रोफाइल होता है, प्लान्स और ऑप्शन होता है, बेंचमार्क इंडेक्स, डिविडेंड पॉलिसी, परफॉर्मेंस, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, एक्सपेंस ऑफ द स्कीम होता है, इन्वेस्टर ग्रीवेंस डिटेल्स होता है। ये सारे चीज किम में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस रेशियो फॉर एन इंडेक्स फंड और एन ईटीएफ? इंडेक्स फंड या ईटीएफ का मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशियो कितना हो सकता है? पहला ऑप्शन है टोटल एक्सपेंस रेशियो shall not exceed 1% of the daily net assets, दूसरा ऑप्शन है टोटल एक्सपेंस रेशियो shall not exceed 2% of the daily net assets, तीसरा ऑप्शन है टोटल एक्सपेंस रेशियो shall not exceed 1.5% of the daily net assets, चौथा ऑप्शन है टोटल एक्सपेंस रेशियो shall not exceed 0.50% ऑफ द डेली नेट एसेट्स। तो इंडेक्स फंड में जो टोटल एक्सपेंस रेशियो वो 1% से ज्यादा नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर है 1 नंबर, 1% ऑफ द डेली नेट एसेट्स। याद रखना होगा आपको कि जो भी इंडेक्स फंड होता है, एटीएफ होता है, उसका मैक्सिमम जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है 1% होता है, और जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है वो ज्यादा हो सकता है 1% से। In which document is a commentary on the current state of economy and market is also generally provided? कौन से डॉक्यूमेंट में करंट इकोनॉमी और मार्केट कंडीशन पर कमेंट्री दी जाती है? पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, तीसरा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, चौथा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। इसका राइट आंसर है 3 नंबर, फंड फैक्ट शीट। फंड फैक्ट शीट एक पीरियोडिक डॉक्यूमेंट होता है जो एएमसी पब्लिश करती है।
इसमें इन्वेस्टर को मिलता है स्कीम परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो डिटेल, सेक्टर एलोकेशन, रिस्क रेशियो, एयूएम, मार्केट और इकोनॉमी कमेंट्री। तो इसका राइट आंसर है फंड फैक्ट शीट। आइडेंटिफाई द ड्यूटी ऑफ ए स्पॉन्सर ऑफ ए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में स्पॉन्सर की ड्यूटी क्या होती है? पहला ऑप्शन है गार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स। दूसरा ऑप्शन है कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तीसरा ऑप्शन है लुक्स आफ्टर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड। चौथा ऑप्शन है रेगुलरली रिपोर्ट टू सेबी ऑन द वर्किंग ऑफ द फंड। तो इसका राइट आंसर है कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड स्टैब्लिश करता है, सेबी से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है और एएमसी की कैपिटल में इन्वेस्ट करता है। तो आपको याद रखना है कि एएमसी को स्टार्ट करने के लिए पैसा स्पॉन्सर देता है। डैश इज नॉट अ फेयर शेयरिंग प्रैक्टिस बाय म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कौन सा बिहेवियर फेयर शेयरिंग प्रैक्टिस नहीं है? पहला ऑप्शन है इन्फॉर्मिंग द इन्वेस्टर ऑफ द वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है केयरफुली अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट फाइनेंशियल नीड्स। तीसरा ऑप्शन है इनकरेजिंग द चर्निंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। चौथा ऑप्शन है गिविंग पर्सनलाइज आफ्टर सेल्स सर्विस। तो इसका राइट आंसर है इनकरेजिंग द चर्निंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। चर्निंग का मतलब हो गया इन्वेस्टर को बार बार फंड बाय करवाना, फंड सेल करवाना, स्विच करवाना, सिर्फ कमीशन अर्न करने के लिए। तो ये फेयर सेलिंग प्रैक्टिस नहीं है। तो इसका राइट आंसर है इनकरेजिंग द चर्निंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। द लॉस बुक्ड फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ 18 मंथ्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट 18 मंथ्स के बाद बेची गई और उसमें लॉस हुआ तो उस लॉस को किस गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, उसको कहां पर एडजस्ट कर सकते हैं? तो लॉन्ग टर्म का बात हो रहा है तो लॉन्ग टर्म का जो भी लॉस होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली। आपको याद रखना होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों में एडजस्ट कर सकते हैं। बट जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो उसको सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही एडजस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हैव टू बी मेड ओनली थ्रू ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज फॉर इन्वेस्टमेंट बाय। कौन से टाइप की इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट सिर्फ ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज के थ्रू करते हैं? पहला ऑप्शन है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। दूसरा ऑप्शन है हिंदू एंड डिविडेंड फैमिली। तीसरा ऑप्शन है नॉन रेजिडेंस इंडियंस। चौथा ऑप्शन है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो जितने भी इंडिविजुअल है वो आंसर नहीं होगा, इसका आंसर है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब कंपनी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन कौन हो सकते हैं? कंपनीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ट्रस्ट, पेंशन फंड। ये ऑर्गेनाइजेशन खुद साइन नहीं कर सकते, इसलिए बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू ऑथराइज सिग्नेचर अपॉइंट किया जाता है। वही पर्सन एप्लीकेशन साइन करता है, इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन करता है, डॉक्यूमेंट अप्रूव करता है। द फॉर्म फॉर रजिस्टरिंग ए चेंज इन द डिफॉल्ट बैंक अकाउंट हैज टू बी साइंड। अगर म्यूचुअल फंड फोलियो में डिफॉल्ट बैंक अकाउंट चेंज करना हो तो चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म किस तरह साइन किया जाएगा? पहला ऑप्शन है बाय द फर्स्ट होल्डर ओनली। दूसरा ऑप्शन है बाय द ऑल होल्डर्स ऑफ द फोलियो। तीसरा ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ होल्डिंग ऑफ द फोलियो। चौथा ऑप्शन है बाय ऑल द होल्डर्स ऑफ द बैंक अकाउंट। तो इसका राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ होल्डिंग ऑफ द फोलियो। म्यूचुअल फंड फोलियो में मोड ऑफ होल्डिंग 3 टाइप्स के होते हैं। पहला सिंगल होल्डिंग, दूसरा ज्वाइंट होल्डिंग, तीसरा माइनर होल्डिंग। इसलिए रूल फिक्स नहीं है फर्स्ट होल्डर साइन करेगा या सब होल्डर साइन करेगा, इसलिए साइन डिपेंड किस पे करता है? मोड ऑफ होल्डिंग पे। तो इसका राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ होल्डिंग ऑफ द फोलियो। To measure the fund manager performance, the difference between the scheme's actual return and its optimal return is calculated and this is known as फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए स्कीम का एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है अल्फा, दूसरा ऑप्शन है बीटा, तीसरा ऑप्शन है शार्प, चौथा ऑप्शन है ट्राइनोड। तो इसका राइट आंसर है अल्फा। अल्फा फंड मैनेजर की रियल परफॉर्मेंस को मेजर करता है। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे अल्फा निकालते हैं? अल्फा इक्वल टू एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड बेंचमार्क रिटर्न। एग्जांपल, अगर बेंचमार्क रिटर्न 10% है और फंड रिटर्न 13% है तो अल्फा फंड रिटर्न माइनस बेंचमार्क रिटर्न तो 3% अल्फा हो गया। मतलब 3% फंड मैनेजर अगर पॉजिटिव अल्फा है तो अच्छा परफॉर्म किया है। पॉजिटिव अल्फा का मतलब हो गया फंड मैनेजर ने मार्केट को बीट किया है। जीरो अल्फा का मतलब हो गया मार्केट की इक्वल परफॉर्मेंस और निगेटिव अल्फा का मतलब हो गया मार्केट से गंदा परफॉर्मेंस। तो इसका राइट आंसर है अल्फा।
विच ऑफ दिस इज एन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड का कौन सा फीचर इन्वेस्टर के लिए एडवांटेज है? ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना कि कौन सा म्यूचुअल फंड का एडवांटेज है। पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है चॉइस ओवरलोड, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल ओवर कॉस्ट, चौथा ऑप्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इसका राइट आंसर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यहाँ पे कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज मतलब डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज मिलता है आपको, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, लिक्विडिटी और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ये म्यूचुअल फंड के एडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो लैक ऑफ कस्टमाइजेशन, चॉइस ओवरलोड, नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट, ये म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेज होगी। तो एग्जाम में एडवांटेज से भी पूछा जाता है और डिसएडवांटेज से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग याद कर ले कि क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज है। Identify the true statement. Rolling return are the average annualized return calculated for alternate holding period. रोलिंग रिटर्न वो एवरेज एनुअल रिटर्न होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट होल्डिंग पीरियड पर कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये ऑप्शन तो राइट है। दूसरा ऑप्शन है होल्डिंग पीरियड रिटर्न डू नॉट प्रोवाइड एन एक्यूरेट पिक्चर रिटर्न ऑफ फंड इफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज टू हाई और लो। होल्डिंग पीरियड रिटर्न फंड के रिटर्न के एक्यूरेट पिक्चर नहीं देता अगर स्टार्टिंग वैल्यू बहुत ज्यादा हाई या बहुत लो है। तो ये भी राइट, यानी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। रोलिंग रिटर्न क्या होता है? डिफरेंट टाइम पीरियड पर एवरेज एनालाइज रिटर्न कैलकुलेट करना। अगर 5 ईयर का रोलिंग रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2015 से 2020, 2016 से 2021, 2017 से 2022 ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे। हर पीरियड का रिटर्न कैलकुलेट करके एवरेज निकाला जाता है। इससे फंड की रियल परफॉर्मेंस पता चलता है। तो आपको रोलिंग रिटर्न में ये याद रखना कि इससे फंड की रियल परफॉर्मेंस पता चलता है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है? रिटर्न बिटवीन टू फिक्स्ड डेट, जैसे 2018 से 2023 के बीच के रिटर्न। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? अगर स्टार्ट पॉइंट या एंड पॉइंट अनयूजुअल हो, मतलब मार्केट क्रैश या पीक का टाइम हो, तो रिटर्न मिसलीडिंग हो सकता है। इसलिए होल्डिंग पीरियड रिटर्न कभी कभी एक्यूरेट पिक्चर नहीं देता। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न एक्यूरेट पिक्चर नहीं देता और रोलिंग रिटर्न एक्यूरेट पिक्चर देता है। Which of this is an important criteria for choosing either growth option or dividend option in the same mutual fund scheme? जब एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन अवेलेबल हो तो इन्वेस्टर को कौन सा फैक्टर देखकर चूज करना चाहिए? पहला ऑप्शन है रिटर्न ऑन द स्कीम, दूसरा ऑप्शन है फंड मैनेजर, तीसरा ऑप्शन है टैक्स स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टर, चौथा ऑप्शन है एसेट्स मैनेज बाय द स्कीम। तो इसका राइट आंसर है टैक्स स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टर। ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन में मेजर डिफरेंट टैक्सेशन का होता है। इन्वेस्टर का टैक्स ब्रैकेट इंपॉर्टेंट होता है। ग्रोथ ऑप्शन में डिविडेंड नहीं मिलता, प्रॉफिट री इन्वेस्ट हो जाता है, एनएवी बढ़ता है। टैक्स कब लगता है? यूनिट सेल करने पर। और डिविडेंड ऑप्शन में एएमसी टाइम टाइम पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिविडेंड पर टैक्स लग सकता है। हाई टैक्स ब्रैकेट इन्वेस्टर यूजुअली ग्रोथ ऑप्शन प्रेफर करते हैं। तो इसका राइट आंसर है टैक्स स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टर। A mutual fund scheme can invest dash of its net asset in the equity instrument of a single company. म्यूचुअल फंड स्कीम अपने टोटल नेट एसेट का कितना परसेंट एक ही कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकती है? पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन है 15% और चौथा ऑप्शन है 25%। तो इसका राइट आंसर है 10%। म्यूचुअल फंड स्कीम सिंगल कंपनी के इक्विटी में मैक्सिमम 10% नेट एसेट तक इन्वेस्ट कर सकती है। इसका पर्पस होता है डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क कंट्रोल। अगर फंड एक ही कंपनी में ज्यादा पैसा लगा दे तो रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए सेबी ने लिमिट रखी है 10%। If an investor claims his unclaimed redemption amount after 3 years, then the payment will be based on the। अगर इन्वेस्टर अपना रिडम्पशन अमाउंट 3 साल के बाद क्लेम करता है तो पेमेंट किस एनएवी के बेसिस पर मिलेगा? पहला ऑप्शन है एवरेज ऑफ द एनएवी दैट इज करंट एनएवी एंड एनएवी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल रिडम्पशन, दूसरा ऑप्शन है करंट एनएवी, तीसरा ऑप्शन है एनएवी एट द एंड ऑफ 3 इयर्स और चौथा ऑप्शन है एनएवी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल रिडम्पशन। तो इसका राइट आंसर एनएवी एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टर रिडम्पशन का पैसा टाइम पर क्लेम नहीं करता तो उसके लिए रूल्स होते हैं। पहला रूल है अगर पैसा 3 साल के अंदर क्लेम करे तो पेमेंट मिलेगा प्रिवेलिंग एनएवी पर, मतलब कि करंट एनएवी पर और प्लस अनक्लेम्ड मनी पर जो इनकम अर्न हुई है। और दूसरा रूल है अगर पैसा 3 साल के बाद क्लेम करे तो पेमेंट मिलेगा एनएवी एट द एंड ऑफ 3 इयर्स के बेसिस पर।
इसके बाद एनएवी इंक्रीज होने पर भी इन्वेस्टर को बेनिफिट नहीं मिलता। एग्जाम्पल में जैसे कि रिडक्शन लगाया तो एनएवी उस टाइम है 100 रुपीज, 3 साल बाद एनएवी है 120 रुपीज और 5 साल बाद एनएवी है 150 रुपीज। अगर इन्वेस्टर 5 साल बाद क्लेम करे तो पेमेंट किस पे मिलेगा, 3 साल के बाद वाले एनएवी पे, मतलब कि पेमेंट मिलेगा 120 एनएवी के बेसिस पर, ना कि 150 एनएवी पर। तो उसको 20 रुपया जो हुआ, जो 2 साल का जो डिफरेंस में 20 रुपया बढ़ा, उस पर उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि प्रिवेलिंग एनएवी पर उसको पैसा नहीं मिल रहा है। 3 साल के अंदर जब इन्हें करेगा तो फिर उसको प्रिवेलिंग एनएवी में मिलेगा, यानी करंट एनएवी, और 3 साल के बाद उसको एट द टाइम ऑफ 3 इयर्स के बेसिस पर मिलता है। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। The choice of benchmark for a debt scheme could be chosen on the basis of डेट म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क किस बेसिस पर चूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्कीम साइज, दूसरा ऑप्शन है स्कीम टाइप, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स। और इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 एंड 2, बोथ 2 एंड 3, बोथ 1 एंड 3, या फिर ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि 1, 2 और 3 तीनों ही ऑप्शन राइट है। तो इसका राइट आंसर है बोथ 2 एंड 3। डेट स्कीम का बेंचमार्क मेनली दो चीजों पर डिपेंड करता है, स्कीम टाइप पर और इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स पर, इसलिए इसका राइट आंसर है बोथ 2 एंड 3। Unit holders have the right to inspect key documents like dash with respect to their mutual fund investment. म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होल्डर को कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करने के राइट होता है। पहला ऑप्शन है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा ऑप्शन है आरटीए एग्रीमेंट, तीसरा ऑप्शन है कस्टोडियल सर्विस एग्रीमेंट और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ट्रांसपेरेंसी और प्रोटेक्शन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने के राइट दिए गए हैं, जैसे कि ट्रस्ट डीड, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, कस्टोडियल सर्विस एग्रीमेंट, आरटीए एग्रीमेंट एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे डॉक्यूमेंट वो देख सकता है। वंस द म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर प्लेज्ड, द यूनिट होल्डर, अगर म्यूचुअल फंड यूनिट्स प्लेज्ड कर दी गई है तो यूनिट होल्डर्स क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता। पहला ऑप्शन है कैन नॉट सेल द यूनिट्स, दूसरा ऑप्शन है कैन सेल द यूनिट्स बट आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, तीसरा ऑप्शन है कैन नॉट सेल द यूनिट्स बट कैन स्विच द यूनिट्स टू अनदर स्कीम, तीसरा और चौथा ऑप्शन है कैन नॉट डू एडिशनल परचेस इन द सेम अकाउंट। तो इसका राइट आंसर है कैन नॉट सेल द यूनिट्स। जब इन्वेस्टर अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स प्लेज करता है तो यूनिट्स बैंक या फिर एनबीएफसी के कंट्रोल में सिक्योरिटी के रूप में होती है। इस सिचुएशन में इन्वेस्टर यूनिट सेल नहीं कर सकता, इन्वेस्टर यूनिट स्विच भी नहीं कर सकता जब तक बैंक प्लेज रिटर्न एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देकर प्लेज रिलीज ना करे। तो इसलिए इसका राइट आंसर है कैन नॉट सेल द यूनिट। अमॉन्ग इक्विटी फंड्स, फोकस फंड्स कैरी डैश रिस्क एज कंपेयर टू डाइवर्सिफाइड फंड्स ड्यू टू, फोकस्ड इक्विटी फंड का रिस्क डाइवर्सिफाइड फंड के कंपैरिजन में कैसा होता है और क्यों। पहला ऑप्शन है लोअर एंड हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है हायर एंड हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, तीसरा ऑप्शन है लोअर एंड लोअर एक्सपेंसेस ऑफ द फंड, चौथा ऑप्शन है हायर एंड इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज। तो इसका राइट आंसर है हायर एंड हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइड फंड में क्या होता है, बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्ट और रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है। जैसे कि 100 कंपनीज में इन्वेस्ट किए, अगर 5 कंपनीज गिर भी जाए तो इम्पैक्ट कम होता है। लेकिन फोकस फंड में मैक्सिमम 30 स्टॉक ही होता है, पोर्टफोलियो हाई कंसंट्रेटेड होता है। 30 कंपनी में अगर इन्वेस्ट किए हैं और उसमें से 5-6 स्टॉक अगर गिर जाए तो पोर्टफोलियो पर बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। इसीलिए इसका राइट आंसर है हायर एंड हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी डू इन हाउस, एएमसी कौन सा फंक्शन खुद कर सकती है। पहला ऑप्शन है कस्टोडियल सर्विस, दूसरा ऑप्शन है ब्रोकिंग, तीसरा ऑप्शन रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। तो इसका राइट आंसर है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। एएमसी आरटीए का काम खुद भी कर सकती है या किसी एक्सटर्नल आरटीए कंपनी को अपॉइंट कर सकती है, जैसे कि कैम्स के फिनटेक। लेकिन एएमसी चाहे तो ये काम इंटरनली भी हैंडल कर सकती है। आरटीए क्या काम करता है, आरटीए इन्वेस्टर रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जैसे कि इन्वेस्टर अकाउंट रिकॉर्ड्स, यूनिट अलॉटमेंट, डिडक्शन प्रोसेस, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। तो इसका राइट आंसर है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। Which debt scheme of mutual fund invest only in debt securities where money will be repaid within 91 days? कौन सा म्यूचुअल फंड डेट स्कीम
सिर्फ उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज के अंदर होती है। पहला ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, दूसरा ऑप्शन है मीडियम टर्म डेट फंड, तीसरा ऑप्शन है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, चौथा ऑप्शन है लिक्विड फंड। इसका राइट आंसर है लिक्विड फंड्स का ही मैच्योरिटी 91 डेज होता है। लिक्विड फंड एक शॉर्ट टर्म डेट फंड कैटेगरी होती है। लिक्विड फंड सिर्फ उन डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज तक होती है। लिक्विड फंड इन्वेस्ट करते हैं किसमें? ट्रेजरी बिल में, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो इसका राइट आंसर है लिक्विड फंड्स 91 days maturity. Which exam has to be cleared to get the employee unique identification number from MP? MP से employee unique number identification number लेने के लिए कौन सा एग्जाम पास करना जरूरी होता है? पहला ऑप्शन है सेबी 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, दूसरा ऑप्शन है एमफी 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, तीसरा ऑप्शन है एनआईएसएम 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और चौथा ऑप्शन है एनआईएसएम 5B म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट फाउंडेशन। तो इसका राइट आंसर है एनआईएसएम 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। EUIN लेने के लिए पहले एम्प्लॉय को एनआईएसएम सीरीज 5 पे एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जिसके लिए अभी आप लोग पढ़ रहे हैं एनआईएसएम सीरीज 5 पे एग्जाम क्लियर करना। उसके बाद एम्प्लॉय एनआईएसएम सीरीज 5 पे एग्जाम पास करता है जब, फिर एमपी में रजिस्ट्रेशन होता है और फिर एमपी EUIN अलॉट करता है। तो इसका राइट आंसर है एनआईएसएम 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। व्हिच ऑफ दिस इज ए फिजिकल एसेट्स? इनमें से कौन सा एसेट्स रियल फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? पहला ऑप्शन है बैंक डिपॉजिट, दूसरा ऑप्शन है यूनिट्स बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तीसरा ऑप्शन है रियल एस्टेट, चौथा ऑप्शन है शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर है रियल एस्टेट। फिजिकल एसेट मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जिन्हें हम टच और देख सकते हैं, जैसे कि लैंड हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, गोल्ड हो गए। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब पेपर, डिजिटल फॉर्म, ये सिर्फ वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल चीज नहीं होती, जैसे कि बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यूनिट्स। हाउ इज द रिडक्शन ट्रांजेक्शन ऑफ ए म्यूचुअल फंड प्राइस? म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचने पर प्राइस कैसे कैलकुलेट होते हैं? एनएवी प्लस एग्जिट लोड, एनएवी माइनस एग्जिट लोड, एनएवी प्लस एंट्री लोड, एनएवी माइनस एंट्री लोड। तो एंट्री लोड करके कुछ नहीं है, एग्जिट लोड ही होगा। तो एनएवी से एग्जिट लोड को माइनस कर दे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनएवी माइनस एग्जिट लोड। जब आप फंड बेचते हो तो आपका एनएवी से थोड़ा कम पैसा मिलता है क्योंकि एग्जिट लोड कट होता है। एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे एनएवी 11 रुपए से किसी फंड का, एग्जिट लोड है 1%, तो 11 रुपया का 1% कितना हो जाएगा? 0.11। फिर उसको 11 रुपीज एनएवी जो है हमारा 11 रुपीज उससे माइनस कर देंगे, तो वो होगी हमारा रिडक्शन प्राइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनएवी माइनस एग्जिट लोड। डैश इज नॉट ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इनमें से कौन सा ऑप्शन म्यूचुअल फंड बेचने का चैनल नहीं है? पहला ऑप्शन है ब्रांचेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा ऑप्शन है ब्रांचेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है ब्रांचेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, चौथा ऑप्शन है ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक। तो इसका राइट आंसर है ब्रांचेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई सिर्फ रेगुलेटर है, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट सेल या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। आरबीआई का रोल क्या है? रेगुलेट करना, बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करना, मॉनेटरी पॉलिसी करना, इसलिए आरबीआई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, ये सब म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, इसीलिए ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन है। व्हाट डज फाइनेंशियल गोल सेटिंग इन्वॉल्व? फाइनेंशियल गोल सेटिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले काम क्या होता है? पहला ऑप्शन डिटरमाइनिंग ऑफ रिस्क प्रोफाइल, दूसरा ऑप्शन है एस्टिमेटिंग द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ए मेजर लाइफ इवेंट, तीसरा ऑप्शन है डिटरमाइनिंग एसेट एलोकेशन। तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट जितना है वो देखते हैं और किस इवेंट के लिए चाहिए, तभी हमारा फाइनेंशियल गोल डिसाइड होता है। तो इसका राइट आंसर है एस्टिमेटिंग द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ए मेजर लाइफ इवेंट। पहले गोल आइडेंटिफाई करो, फिर उसके लिए कितना पैसा चाहिए वो कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है। रिस्क प्रोफाइल बाद में डिसाइड होता है, एसेट एलोकेशन प्लानिंग स्टेज में तब डिसाइड होता है। A person wants to create a synthetic index. Guide him as to in which of these categories the weightage of equity index would be the lowest.
पहला ऑप्शन है सुपर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इक्विटी ज्यादा होता है, और यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लोवेस्ट इक्विटी। तो लोवेस्ट इक्विटी किसमें होता है? कंजर्वेटिव में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, क्योंकि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में सबसे कम इक्विटी होता है 25%, बैलेंस में 50%, एग्रेसिव में 75% इक्विटी होता है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला ऑप्शन है इफ द म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर हेल्ड इन डीमेट फॉर्म दी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल फॉर्म। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि कन्वर्ट कर सकते हैं फिजिकल फॉर्म में। दूसरा ऑप्शन है व्हेन ए म्यूचुअल फंड इज रिडीम्ड और व्हेन देयर इज ए डिविडेंड पे आउट द अमाउंट विल बी क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट लिंक्ड टू द डीमेट अकाउंट फॉर दोज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हु ऑप्ट फॉर डीमेट यूनिट्स। तो बी नंबर इसका राइट आंसर है, तो ओनली बी इज करेक्ट। बी राइट क्यों है? क्योंकि रिडक्शन और डिविडेंड का पैसा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाता है जो डीमेट से लिंक होता है, इसीलिए बी इज करेक्ट। हाउ विल एन एप्लीकेशन टू सब्सक्राइब म्यूचुअल फंड यूनिट्स be treated if an AMFI registration number is mentioned in the application form and the choice of regular plan is indicated? अगर किसी म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म में ARN नंबर डाला हुआ है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व है, और रेगुलर प्लान सिलेक्ट किया है, तो बताओ एप्लीकेशन को कैसे ट्रीट किया जाएगा? एप्लीकेशन को एज ए रेगुलर ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि ARN भी ऐड है और प्लान भी रेगुलर लिया गया है। पहला ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज ए रेगुलर प्लान एप्लीकेशन। दूसरा ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड रिजेक्टेड। तीसरा ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड रिटर्न फॉर कंप्लीशन। चौथा ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट प्लान एप्लीकेशन। तो डायरेक्ट होगा नहीं, कैंसिल क्यों किया जाएगा जब ARN नंबर भी मेंशन है, रेगुलर प्लान भी मेंशन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर वाला, इट विल बी ट्रीटेड एज रेगुलर प्लान एप्लीकेशन। अगर आप फॉर्म भरते वक्त ARN डालते हो, इसका मतलब है कि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, और अगर साथ में रेगुलर प्लान भी सिलेक्ट किया है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली समझ लिया कि आपने रेगुलर प्लान चूज किया है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसे ही रेगुलर प्लान बोलते हैं। एसेट एलोकेशन मींस, एसेट एलोकेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? पहला ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन फंड मैनेजर इन ए म्यूचुअल फंड। दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन वेरियस एसेट क्लास इन ए पोर्टफोलियो। तीसरा ऑप्शन है एलोकेटिंग ए पोर्टफोलियो टू कैश। चौथा ऑप्शन है एलोकेटिंग म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्टर। तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर वाला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन वेरियस एसेट्स क्लास इन पोर्टफोलियो। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है आपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लास में डिवाइड करना, जैसे कि इक्विटी हो गया, डेट हो गया, गोल्ड हो गया। आपका टोटल पैसा एक जगह नहीं लगता, आप उसे डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देते हो। इससे रिस्क भी कंट्रोल होता है और रिटर्न भी बैलेंस रहता है। अगर 10 लाख इन्वेस्ट करना है तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो, जैसे एग्जांपल 5 लाख इक्विटी में डाल दिए, 3 लाख डेट में, 2 लाख गोल्ड में। इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो गया और रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो गया। तो इसका राइट आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन वेरियस एसेट क्लास इन ए पोर्टफोलियो, मतलब एसेट एलोकेशन। Which entity process the purchase and redemption transaction of investor of an open-ended fund? ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर जब यूनिट्स खरीदता है या बेचता है, तो ये प्रोसेस कौन हैंडल करता है? पहला ऑप्शन है द कस्टोडियन, दूसरा ऑप्शन है द ब्रोकर म्यूचुअल फंड एजेंट, तीसरा ऑप्शन है एमफी, चौथा ऑप्शन है आरटीए एजेंट, मतलब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। तो इसका राइट आंसर है आरटीए एजेंट। आरटीए एजेंट का काम होता है इन्वेस्टर का रिकॉर्ड मेंटेन करना, यूनिट का अलॉटमेंट मतलब बाय और सेल करना, स्विच डिविडेंड प्रोसेसिंग करना, और इन्वेस्टर का अकाउंट स्टेटमेंट भेजना। तो इसलिए इसका राइट आंसर है आरटीए एजेंट, मतलब वो पूरा ट्रांजैक्शन प्रोसेस हैंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट इज बिटवीन डैश इन ए बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट के बीच में होता है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है बैलेंस। तो यहाँ पे देखना कि कौन सा बैलेंस जैसा लग रहा है। तो ये आप 3 नंबर ऑप्शन देखेंगे, 40% एंड 60% ऑफ टोटल एसेट्स। तो दोनों के बीच में 50% आ रहा है, यानी ये ही बैलेंस्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन 40% एंड 60%।
द डैश इज द प्रमोटर ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का प्रमोटर कौन होता है? तो हम लोग पढ़े कि म्यूचुअल फंड के जो सबसे ऊपर स्ट्रक्चर में कौन होता है? स्पॉन्सर होता है। तो इसका राइट आंसर है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर को ही फाउंडर एंड प्रमोटर बोलते हैं। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर में बनता है। ये भी पूछ दिया जाता है एग्जाम्पल में कि म्यूचुअल फंड किस स्ट्रक्चर में वर्क करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रस्ट स्ट्रक्चर। और इस ट्रस्ट को स्पॉन्सर क्रिएट करता है, इसलिए स्पॉन्सर ही मेन पर्सन, प्रमोटर और फाउंडर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पॉन्सर। When an institutional investor is not allowed to invest in equity markets, then the mutual fund distributor can sell dash to such an investor. अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर उससे उसको कौन सा फंड रिकमेंड करेगा? पहला ऑप्शन है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, दूसरा ऑप्शन है इक्विटी सेविंग फंड, तीसरा ऑप्शन है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, चौथा ऑप्शन है आर्बिट्रेज फंड। तो इसमें जब भी आप इक्विटी नहीं खरीद सकते तो डेट खरीदना होता है। तो इसमें डेट कौन सा है? कौन सा फंड? डेट फंड। आपको ये देखना होगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड 100% डेट फंड। इक्विटी सेविंग फंड में इक्विटी प्लस डेट होता है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इक्विटी फंड है और आर्बिट्राज फंड भी इक्विटी फंड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इक्विटी में इन्वेस्ट करने की परमिशन नहीं होती। ऐसे केस में उन्हें सिर्फ डेट फंड ही रिकमेंड किए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा डेट फंड है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एक डेट फंड है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। डैश इज ए पैसिव फंड। कौन सा पैसिव फंड? ऑप्शन है पहला गोल्ड सेक्टर फंड, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो हम लोग पढ़े जो ईटीएफ होता है वो एक पैसिव फंड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। The main document which authorize a company to invest in a particular mutual fund scheme is, कंपनी को म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट ऑथराइज देता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। पहला ऑप्शन है द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा ऑप्शन है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तीसरा ऑप्शन है शेयर होल्डर रेजोल्यूशन और चौथा ऑप्शन है स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है चौथा नंबर वाला स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन। कंपनी का डिसीजन कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। जब बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल मिलता है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, और जब स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो तो स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन। The transaction costs are low for investment in real estate as compared to other financial assets. State whether true or false. क्या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट फाइनेंशियल एसेट के कंपैरिजन में कम होता है? तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा होता है। रियल एस्टेट में जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसमें स्टैंप ड्यूटी लगता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है, ये सब मिलके कॉस्ट काफी हाई हो जाता है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक म्यूचुअल फंड, स्टॉक, कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होता है। तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रियल एस्टेट में ज्यादा लगता है चार्जेस। Mr. Mehta is a stock market investor. The stock market has had crashed recently. Mr. Mehta pulls back all his investment from the stock market because he fears that the market will fall again. Which bias is Mr. Mehta exhibiting? Mr. Mehta ने देखा मार्केट रिसेंटली क्रैश हुआ है, डर की वजह से उसने अपना सारा पैसा निकाल लिया। ये बिहेवियर कौन सा बायस दिखाता है? पहला ऑप्शन रिसेंसी बायस, दूसरा ऑप्शन ओवर कॉन्फिडेंस बायस, तीसरा ऑप्शन है कंफर्मेशन बायस और चौथा ऑप्शन है हर्ड मेंटेलिटी। तो इसका जो रियल आंसर होगा वो रिसेंसी बायस होगा, क्योंकि रिसेंट इवेंट से ये रिलेटिव है, तो इसीलिए रिसेंसी बायस इसका राइट आंसर होगा। रेसेंसी बायस का मतलब क्या हो गया? जो अभी रिसेंट में हुआ है उसको ही फ्यूचर का बेस मान लेना। मार्केट गिरा तो लोग सोचते हैं गिरेगा, मार्केट बढ़ा तो लोग सोचते हैं अब मार्केट सिर्फ बढ़ेगा ही, बट ऐसा तो नहीं होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? लोग प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते, सिर्फ रिसेंट इवेंट पर डिसीजन लेते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसेंसी बायस।